अब शो हो रहा है? लो, शो नहीं हो रहा अब? स्लाइड शो हो रही है ना? ठीक है, ठीक है, हम डायरेक्ट चलते हैं। बस आपसे फीडबैक लेना था कि आपने पिछली क्लास में क्या समझा है, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है तो हम्म, हाँ, यहाँ से गेनिंग सेल्फ नॉलेज यही है। जी बेटा, स्लाइड सही है? हेलो, सेल्फ नॉलेज, गेनिंग सेल्फ नॉलेज। अच्छा जी, ये जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी कंक्लूड किया था कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने हमने ये जो है ना कोशिश की थी समझने की कि पहले 3 चैप्टर्स में दूसरों के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। लेकिन इस चैप्टर में हम खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब दूसरा जो इसका फेज़ है वो है सेल्फ नॉलेज, गेनिंग सेल्फ नॉलेज। खुद को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, अपने जो बिहेवियर हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो दूसरा पार्ट ये है, सेल्फ नॉलेज डिटरमाइनिंग हू वी आर। हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम क्या हैं? यानी कि हम किस तरह सेल्फ नॉलेज को अटेन कर सकते हैं? वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम सेल्फ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो आज की क्लास में उनको समझेंगे। उनमें सबसे पहला जो तरीका है वो सेल्फ एनालिसिस का है, जिसको हम सोशल साइकोलॉजी की टर्म में इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। और दूसरा तरीका हमारा जो है वो ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव है। यानी एक है एज अ एक्टर हम कैसे हैं, और दूसरा एज अ ऑब्जर्वर, यानी दूसरे जब हमको देख रहे हैं तो वो हमारा बिहेवियर कैसे नोट कर रहे होते हैं, दूसरों की नज़र में हमारा बिहेवियर कैसा है। एज अ एक्टर मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरी नज़र में मेरा बिहेवियर कैसा है, और ऑब्जर्वर और दूसरों की नज़र में मेरा बिहेवियर कैसा है। एज अ एक्टर के केस में हम खुद को जब देखते हैं तो हम सिचुएशन काजेज़ पर ब्लेम करते हैं, और एज अ ऑब्जर्वर जब हम देखते हैं तो हम जो है डिस्पोजिशनल ट्रेट ट्रेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसकी डिटेल आगे इंशाल्लाह आएगी। तो ये मुर्तज़ा है बिजनानी, मुर्तज़ा, मुर्तज़ा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं नाम लेता रहूँगा, मुझे पता चले कि आप लोग प्रेज़ेंट हैं या नहीं है। क्योंकि यहाँ से मुझे सिर्फ़ स्लाइड शो हो रही है, अटेंडेंस आपकी शो नहीं हो रही, ठीक है ना? मुझे सिर्फ़ स्लाइड शो हो रही है। अच्छा, दूसरा कि जी बेटा, ठीक है। तो दूसरा जो इसमें तीसरा जो मेथड है वो रिसर्च के मेथड्स हैं जो प्रॉनन और रॉस ने बताए थे। इनमें ये 2 मेथड उनके इम्पोर्टेंट है, एक एक्टिंग मेथड है और दूसरा स्टैंडर्ड मेथड है। तो पहला जो है वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है। एन इंट्रोस्पेक्शन इज टू प्राइवेटली थिंक अबाउट द फैक्टर्स दैट मेड अस हु वी आर। कि प्राइवेटली बैठकर एक जगह पर हम सोचेंगे कि किन फैक्टर्स ने हमें बनाया है। यानी हमारा जो आज का जो बिहेवियर है, जो भी करंट बिहेवियर है हमारा, वो कैसे बना है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर हमारे इस बिहेवियर को बनाया है? अपनी माइक को म्यूट रखें। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम जब सालन बनाते हैं, तो जब हम सालन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करते हैं, स्पाइसेस को, सॉल्ट को, पेपर को, और बहुत सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं। जैसे चिकन हो गया या मटन, या बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो सालन बनता है। यानी सालन जो बनता है तो उसके पीछे कोई कोई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो बनता है। वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे वो बनता है। इसी तरह कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें मिलके बनाया है। यानी जो मेरा बिहेवियर है, उनको कुछ फैक्टर्स ने मिलके बनाया है।
जैसे कि मिसाल के तौर पर एक एंग्रीनेस है, सैडनेस है, वगैरह-वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स हम इसमें ऐड करके फिर कहेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो अब ये इंट्रोस्पेक्शन का मेथड क्या कहता है? वो ये कहता है कि इन फैक्टर्स पर प्राइवेटली सोचना कि ये कौन से फैक्टर्स हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली क्या है? सेल्फ एग्जामिनेशन है, खुद का एग्जामिनेशन। जैसे आप लोगों ने सुना है ना, ये जो डेड बॉडी होती है तो उसकी एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, या जिसको डेथ रिपोर्ट कहते हैं, एटॉप्सी रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना? तो एटॉप्सी करते हैं, या फिर जैसे रिसर्चर्स एनालिसिस करते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग कर रहे होते हैं और फिर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है वो कैसे काम करती है। तो इसी तरह इंट्रोस्पेक्शन हमारे बिहेवियर के ये जो पार्ट्स हैं उनको एग्जामाइन करना, ये कहलाएगा इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें करने की क्या क्या करना होता है? लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर झांकना होता है। सेल्फ में जाकर सेल्फ को डिस्कवर करना होता है, और वहां पर जाकर अपने काजेज, अपने बिहेवियर के काजेज को डिस्कवर करना होता है कि अगर मैंने गुस्सा किया है तो उसके पीछे काज क्या था। इस पर थोड़ा सा बैठें, थोड़ा सा सोचें, गौर करें, किसी नतीजे पर आप लाजमी पहुंचेंगे। तो इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। बेटा वो ये नेटवर्क की वजह से होगा, कोई मसला नहीं है। कभी आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू होगा, कभी मेरी तरफ से होगा ना, टेंशन ना लो। बेटा मुर्तजा, टेंशन ना लो। बा नहीं, वो नेटवर्क के इशू की वजह से होता है ऐसे। रिकॉर्डिंग बाद में आ जाएगी ना, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। हाँ जी। तो दूसरा, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये कितना हेल्पफुल होता है? जितना हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उतना हेल्पफुल। द मोर वी इंट्रोस्पेक्ट अबाउट अवर सेल्फ, द ग्रेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वी विल अचीव। जितना ज्यादा हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, बैठकर इनवर्ट देखने की कोशिश करेंगे, अपने काजेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम खुद को समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो इंट्रोस्पेक्शन कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है? जितना ज़्यादा हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव रहेगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा अचीव होगी। यानी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है आप लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन पे। जितना ज़्यादा आपकी इंट्रोस्पेक्शन की लेवल बढ़ती है, उतना ज़्यादा आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की लेवल बढ़ती है। जैसे कि आपको सर के भी ये पढ़ाते होंगे ना, कर्व वाले। तो एक पीक पॉइंट होती है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अचीव की जाती है सेल्फ के बारे में। ये एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आई। ये बेसिकली मैंने एथिक्स जब पढ़ाई थी तो तब मैंने इसको एक नाम दिया था, थ्योरी ऑफ आई के नाम से। इसके पीछे एक एक शेर है जो कि आप लोगों ने पीएस में भी पढ़ा है, भक्त कबीर का। वो भक्त कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, मिला न बुरा कोई, जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो इस शेर को आप देखें तो बेसिकली वो दूसरे के बिहेवियर्स को देखने के लिए निकला है। जब उसने दूसरों को बिहेवियर को देखा और फिर अपने मन को खोजा, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन की, जब मन को खोजा, इंट्रोस्पेक्शन की, तो कहते हैं मुझसे बुरा ना कोई, यानी मेरे जो बिहेवियर हैं वो दूसरों के मुकाबले में कम है, कम अच्छे हैं। ये खैर उनकी एक लेवल ऑफ मेटाफिजिकल लेवल है उनकी, उस वजह से उन्होंने कहा। तो कहने का मकसद ये है कि इस शेर से भी, ये जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ये थ्योरी ऑफ आई हमें बताती है कि हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। जब हम गौर से बैठकर सोचेंगे कि भी कौन सी खामियां हैं जो मुझ में, तो हम उनको लिस्ट डाउन करेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे। वो फैक्टर्स प्राइवेटली हम थिंक करेंगे, उनको नोट करेंगे कि भाई ये मेरा ये बिहेवियर है, इस वक्त मुझे गुस्सा आता है, इस बात पे गुस्सा आता है, किसको देखता हूँ, किसी इंडिविजुअल को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, या फिर कोई बात समझ नहीं आती तो गुस्सा आता है, या फिर पैसे कम होते हैं तो गुस्सा आता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुझे गुस्सा आता है?
तो हम क्या करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करके। स्लाइड शो नहीं हो रहा आपको, दूसरों को हो रहा है? ओ बेटा, ये देखो ना, अभी कभी-कभी नेट की वजह से आपके बेटा, आपकी नेट की वजह से कभी-कभी ऐसा होता है। हेलो? मैं फिर से न वेरीफाई कर लूँ कि आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा? चलो, हो रहा है ना? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पता नहीं हम कहाँ थे? यहाँ थे ना? हाँ, अभी शो हो रहा है ना? हेलो? तो बेटा, थ्योरी ऑफ आई क्या है? फोकस ऑन आई, फोकस ऑन मी। आप खुद पर फोकस करें, दूसरों को छोड़ दें कि भाई दूसरे क्या करते हैं यार, ठीक है ना? अब ये यहाँ पर एक लिस्ट आपको नजर आ रही होगी सेल्फ हेल्प बुक्स की, जैसे कि मिसाल के तौर पर द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, या रिच डैड पुअर डैड, और इसी तरह जो है ना, डेवलप अ सेकंड ब्रेन, बिल्ड अ सेकंड ब्रेन, और इसी तरह जो है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो मैंने दो तीन बुक सेल्फ हेल्प पर पढ़ी हैं, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। वैसे बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जितनी भी ये आपको लिस्ट में ये यहाँ पर तस्वीर में शो हो रही हैं, ये इनकी कॉपीज कई मिलियंस में बिकती है। और इन सेल्फ हेल्प बुक्स में एक चीज कॉमन होती है, और वो होता है इंट्रोस्पेक्शन, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इसकी पिक्चर भी लगाई है। ये जो देखेंगे फिगर 4.6, सेल्फ हेल्प बुक्स रिकमेंड इंट्रोस्पेक्शन। तो जितने भी सेल्फ हेल्प की बुक्स आप पढ़ेंगे ना, वो वहां पर आपको इंट्रोस्पेक्शन का ही मशवरा देते हैं, वो यही रिकमेंड करते हैं कि देखें इनकंसिस्टेंसी हो बिहेवियर में, तो आपने इंट्रोस्पेक्शन करना है। वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपके बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी है, उन पर देखें वो कौन से बिहेवियर, नोट डाउन करें, और फिर कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आप वो बिहेवियर कमिट ना करें। तो इससे क्या है, आपको एक 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 बिहेवियर में चेंज नजर आएगा। तो लिहाजा ये जो सेल्फ हेल्प की बुक्स होती हैं, कंक्लूजन ये है इनका कि ये भी इंट्रोस्पेक्शन बताती हैं, कि इंट्रोस्पेक्शन जो है इज अ वे फॉर द सेल्फ एग्जामिनेशन। अब एक सवाल पैदा होता है, हमने ये कहा ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है या इंट्रोस्पेक्शन है, ये एक बेस्ट वे है टू लर्न दाई सेल्फ, सेल्फ नॉलेज, दाई सेल्फ यानी कि सेल्फ। तो ये सेल्फ नॉलेज का एक बेस्ट वे है। तो सवाल पैदा होता है, क्या इंट्रोस्पेक्शन जो है वो रियली एक बेस्ट वे है टू लर्न दाई सेल्फ, खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए, खुद को लर्न करने का बेस्ट तरीका है? जी शिवानी। आपने कभी ऐसा किया है कि आपने अपने बिहेवियर की जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, इनकंसिस्टेंट मतलब एक के वो बिहेवियर जो एज अ लिटरेट, एज अ एजुकेटेड आपकी पर्सनालिटी में नहीं होने चाहिए, ऐसे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आपने कभी नोट डाउन किए हैं? आपने बैठी हो एक दिन, एनालाइज किया हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की हो? अच्छा, तो उसके पीछे आपने काजेस नोट डाउन किए कभी? जी बेटा, कभी काजेस नोट डाउन किए हैं? अच्छा, सही। यानी कि जी, जी। बोले, बोले। ये कौन बोल रहा था, रियाज़? अ,
तो ये क्योंकि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हो गया ना, आपकी नॉलेज आपकी एज, आपकी एक्सपीरियंस के के बिल्कुल मुखालिफ चीज़ बता रहे हैं आप ना, अपोज़िट अपोज़िट बिहेवियर है। अच्छा ये बताओ रियाज़ कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, क्या ये खुद को अंडरस्टैंड करने का बेहतरीन तरीका है? इज़ इट द बेस्ट वे टू लर्न थायसेल्फ? है? अच्छा अनस तुम बताओ? अनस? हुँ, अच्छा। और मुर्तज़ा सब्ज़ोई क्या कह रहा है? अच्छा, सब्ज़ोई आज नहीं है? पिछली क्लास में भी नहीं था। अच्छा हैदराबाद आया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे वो उसके पास अगर नेट होती तो वो रिप्लाई नहीं भी करता, लेकिन कम से कम क्लास तो अटेंड करता। चलें, मुर्तज़ा बिजरानी आप बताओ बेटा। अच्छा, और और शकील क्या कह रहा है? शकील? 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 नहीं है? क्यों नहीं है? वो मैंने तो लिंक शेयर किया है, आप लिंक शेयर करें उसके साथ। हाँ, ग्रुप पे ही। हाँ, क अच्छा उसकी मर्ज़ी है। उसको फिर भी बोल दें भाई, कोई उसको मैसेज वगैरह कर दो कि भाई ये वाला लिंक है, इससे जॉइन करो। हो सकता है कि वो किसी और लिंक से जॉइन कर रहा हो। क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन जो है ना वो पावर पॉइंट पॉइंट की शो हो रही है ना सिर्फ। अच्छा बेटा, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, क्या ये बेस्ट वे है टू लर्न दाई सेल्फ, सेल्फ नॉलेज के लिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए? क्या ये बेस्ट है? सम टाइम, कभी कभार ये सही है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मिसलीडिंग हो सकता है। मिसलीडिंग के ये कि हो सकता है कि इससे आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो एग्जैक्टली हम चाहते हैं वैसी आपको ना मिले। लॉजिकल थ्योरीज हैं जो वो ये कहती हैं कि वी डोंट हैव कॉन्शियस एक्सेस टू द रीजंस फॉर आवर एक्शंस। हमारे जो एक्शंस हैं उनका हमें कॉन्शियस एक्सेस नहीं होता। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर व्हाई आई लाइक वन टाइप ऑफ जेम ओवर द अदर। जैसे मिसाल के तौर पर कभी हम कोई चीज़ खाते हैं, कभी कोई खाते हैं, कभी कोई खाते हैं। लेकिन जब हम एक चीज़ खाते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं, फिर दूसरी से तीसरी में शिफ्ट होते हैं, तो क्या हमें एक कॉन्शियस रीज़न पता होता है कि भई ये मैंने क्यों छोड़ा? जैसे मिसाल के तौर पर कॉन्शियस रीज़न क्या हो सकता है? आपको डॉक्टर ने कहा कि आपने दूध की मलाई नहीं खानी, ठीक है? तो अब आप जब दूध आपको मिलेगा तो आप उससे मलाई निकालेंगे, क्योंकि अब आपके पास एक कॉन्शियस एक्सिस है कि रीज़न्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भई इसकी वज़ह से मैं नहीं खा रहा। लेकिन नॉर्मली हम जब ये खा रहे होते हैं, या हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते तो हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। जब डॉक्टर हमें मना कर देता है तो एक कॉन्शियस एक्सेस मिल जाता है हमारी रीज़न्स को। फिर हम उ उनकी जो बात होती है, जब जैसे मलाई नहीं खानी है, तो उनकी बात हमारे ज़हन में आती है, जैसे दूध उठाते हैं। हेलो, आ रहा है ना? ठीक है। चलो ठीकु आहे। जेको आहे त ऑनलाइन क्लास आहे, पुट हुन में थोरो मसइलो थींदो, ठीकु आहे न, टेंशन न वठो। तो ये हमने ये कहा कि एक तो साफ नहीं आ रहा है। अच्छा रुको 1 मिनट। अभी अभी आवाज़ आ रहा है? अभी आ रहा है? हेलो? ओ बेटा, तुम लोग टाइम पास करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना? हेलो? हाँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं मुझे लगा कि आप
तो बेटा उसके लिए रिकॉर्डिंग मैं आपको दूँगा ना। अभी क्योंकि ये नेटवर्क का इश्यू होता है तो मेरी तरफ से तो कोई चीज़ नहीं है बेटा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा चैप्टर मुकम्मल हो जाए ना। मैंने तो पढ़ाना है, मैंने तो कोर्स कवर करवाना है ना। अब नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो क्या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो मेरी तरफ से नहीं है ना। अच्छा बेटा कंटिन्यू करें? और दूसरा दूसरा इसमें जो है ना, वो फीलिंग्स आ जाती हैं। लॉजिकल थ्योरीज़ में दूसरी क्या है, फीलिंग्स आ जाती हैं। जैसे हमारे इमोशंस आ जाते हैं। तो सम ऑफ द टाइम हम जो एक जेम को दूसरी जेम पर प्रेफ़र कर रहे होते हैं, वो फीलिंग की वज़ह से कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप एक बेकरी में गए और वहाँ पर आपको किसी एक जेम की पैकिंग बहुत अच्छी लगी। उसकी क्वालिटी आपको पैकिंग की जो कॉ कॉल पैकेजिंग की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। आपने कहा ये इसकी क्वालिटी पैकिंग की ऐसी क्वालिटी है तो भाई अंदर क्या चीज़ होगी? तो आपके दिल में ख़्याल आया कि इनकी जो है ना जेम बहुत अच्छी होगी। या फिर आप जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपके सामने अचार का नाम लेता है, तो आप कहते हैं कि आहा! आज तो अचार खाएँगे, खाएँगे। क्योंकि एक फीलिंग जनरेट हुई ना, उससे फिर आपकी आपकी जो प्रेफ़रेंस है वो चेंज होगी। आप अचार नहीं खाने वाले थे, लेकिन एक फीलिंग की वजह से आपके प्रेफ़रेंस चेंज हो रही। तो लॉजिकल थ्योरीज़ में एक तो कॉन्शियस एक्सेस नहीं होता है और दूसरा फीलिंग्स की वजह से हम जो किसी चीज़ को प्रेफ़र करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर, वो हम वहाँ से स्विच कर कर जाते हैं, ठीक है ना? और दूसरा इसमें क्या है प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में जब हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने जाएँ तो इंट्रोस्पेक्शन वो मिसलीड कर सकती है हमें। हो सकता है कि हम उसको सही से प्रेडिक्ट ना कर पाएँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूँ अ, अनस से पूछूँ और रियाज़ से पूछूँ, आप लोग बताएँ अनस और रियाज़, अगर आप गज़ा में होते तो आपकी फीलिंग कैसे होती आज? क्या होती? मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप गज़ा में होते तो आपकी फीलिंग कैसे होती? आप कैसा फ़ील करते हैं? हम आपको गज़ा भेज दें, बेटा हाँ, आपको गज़ा भेज दें तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? हाँ, हाँ, ये एक खौफ होता है। अच्छा दूसरा सिनेरियो आप देखें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई टू इमेजिन हाउ वुड यू फील लिविंग इन अ न्यू सिटी। आप कैसा फ़ील करते अगर आप नए शहर में रहते? या फिर जैसे कि आप अपने शहर से शिफ्ट होकर कैंपस में जाने के लिए आपने शहर चेंज किया है, सक्खर से कनकौर, तो फीलिंग क्या है? हाँ, हाँ, अच्छा। और शकील, हेलो? हाँ, शकील ये बताओ कि सपोज़ करो तुम्हारी जॉब जो है ना वो चली जाती तो तुम कैसा फ़ील करते? हाँ, उदास हो जाओगे, लेकिन हो नहीं रहे हो। देखिए अभी अगर आप किसी एक ऐसे शख्स के साथ कई साल तक रहे हैं, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? कोई भी एक शख्स समझ लें कि उसके साथ मैं रहूँ और बहुत सालों तक रहूँ, तो आपकी फीलिंग क्या होगी? ये इमेजिन करना है बस, इमेजिनरी है।
आप ये समझें कि आपको हम अमेरिका भेज रहे हैं, वहाँ पर रहने के लिए और वहाँ पर आपको एक बंदा मिलता है जिसका नाम है स्टीफ़न। आप उसके साथ बहुत सार साल एक साथ रहने वाले हैं स्टीफ़न के साथ, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती? कैसा फ़ील करते हैं? हाँ, अभी देखिए ऐसे हमारी लाइफ़ में बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं, जहाँ पर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग सोचते हैं ना कि यार अभी मैं डिग्री करूँगा, उसके बाद फिर मैं जॉब करूँगा, उसके बाद फिर इस कंपनी में जॉब करूँगा, उतनी सैलरी मिलेगी ये वो। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। क्या ऐसा जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता है? ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा ही हो। ऐसा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो जो हम सोचें, जिस तरह हम इमेजिन करें अपनी लाइफ़ को एक नए शहर में, या फिर हम वो इमेजिन करें कि हम अगर एक जॉब हमारे पास हो और हमको फायर कर दिया जाए, तो वो फीलिंग्स, क्योंकि अभी मैं उस सिचुएशन में हूँ ही नहीं। ना मेरे पास जॉब है, ना मुझे किसी ने निकाला है। लिहाज़ा अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो वो जो मेरे ये जो इमेजिन इमेजिन है मेरा, ये जो फ्यूचर की प्रोडिक्शन है, ये मुझे मिसलीड कर सकती है। मेरा जो इंट्रोस्पेक्शन है इस हवाले से कि मैं अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँ, फिर मुझे जॉब मिल गई और फिर जी मुझे फायर कर दिया गया। तो लिहाज़ा अभी मुझे करंटली मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसका, क्योंकि अब मैं उस सिचुएशन में हूँ नहीं। जब अगर आप गज़ा के ही होते और गज़ा में रह रहे होते, तो फिर आपकी ज़ाहिर-सी बात है, जो जो एक्सपीरियंस है वो मुख्तलिफ होता। अभी गज़ा वालों के ऊपर जो गुज़र रहा है, वो हमारे ऊपर गुज़र नहीं रहा। जो कश्मीर वालों पर गुज़रता है, हमारे ऊपर गुज़रता नहीं है। लिहाज़ा हमें वो सेंसिटिविटीज़, वो इमोशंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं। वो एक्चुअल में फ्यूचर हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हैं। अगर एक्चुअल में एक्सपीरियंस करेंगे, तो हमारी जो जो इंट्रोस्पेक्शन है वो डिफरेंट होगी। ये मसला है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में। बेटा, अच्छा, माइक म्यूट कर रखें, अपनी माइक म्यूट रखें, कि उससे फिर आवाज़ मुझे ही, मेरी आवाज़ ही सुनाई दे रही है। नेक्स्ट है कोरिलेशनल स्टडी। अब ये जो कोरिलेशनल स्टडी है, अभी इसमें देखें कि ये जो एक कोरिलेशनल स्टडी में, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये जो स्टैटिकल रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का, उनको हम मेजर करते हैं कोरिलेशनल स्टडी में। मिसाल के तौर पर इस कोरिलेशनल स्टडी में एक एक आपसे पूछें, जस्ट आपसे पूछते हैं, दिया से पूछते हैं, दिया आप बताएं, दिया, दिया, हाँ, दिया, तो आप बताएं कि आप जब आपके पास पैसे हों, लेट्स सपोज आपके पास $1000 है, आप वो खुद पर खर्च करेंगी तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको, या वो $1000 या उसमें से कुछ पैसे दूसरों पर खर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी? आपको कहाँ पे ज़्यादा खुशी मिलती है? खुद पर खर्च करने में या दूसरों पर खर्च करने में खुशी ज़्यादा मिलती है? तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। हाँ, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। अच्छा, सही। ये जो जी, 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 बताएँ। हाँ, खुद पर खर्च करता है तो ज़्यादा मिलती है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं कि सेल्फ प्रेडिक्शंस। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको पैसे मिले तो आप खुद पर खर्च करेंगे, दूसरों पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। हाँ, ठीक है।
बेटा ये हमारी इस कोरिलेशन स्टडी का एक एस्पेक्ट है। एक स्टडी की गई थी 2008 में। ये नॉर्टन थे और उसके साथ डन थे, ये अमेरिकन थे और इनके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक स्टडी की थी। उनकी स्टडी के मुताबिक ये जो पर्सनल स्पेंडिंग होती है, जो हम खुद पर खर्च करते हैं, उसका हैप्पीनेस से कोई रिलेशन नहीं होता, अनरिलेटेड होती है हैप्पीनेस से। जबकि जबकि ये जो दूसरों पर हम खर्च करते हैं ना, वो हमारी उसमें हम हैप्पीनेस जो है ना वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द स्पेंडिंग ऑन सेल्फ। जब हम खुद पर खर्च करते हैं, ये नॉर्टन की स्टडी है जिसमें वो ये उन्होंने कंक्लूड किया कि जब हम दूसरों पर खर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जब हम खुद पर खर्च करते हैं तो इस खुशी का इस खुशी का हमारे स्पेंडिंग पर कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि पर्सनल स्पेंडिंग वाज अनरिलेटेड टू हैप्पीनेस। तो उनकी कंक्लूजन यही थी कि दूसरों पर खर्च करने से ज़्यादा खुशी मिलती है। एक और स्टडी है जो यहाँ पर मैंने एज ए एग्जांपल के तौर पे लिखी है। टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू देयर हैप्पीनेस आफ्टर स्पेंडिंग $5 और $20। ये जो है ना डन वालों ने की थी 2008 में, ये स्टडी की थी। इस स्टडी में इन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स उन्होंने लिए थे और उन स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया था। एक ग्रुप था जिनको सिर्फ खुद पर खर्च करना था और एक ग्रुप था जिनको दूसरों पर खर्च करना था। खुद पर खर्च नहीं करना था, दूसरों पर खर्च करना था। उनमें से कुछ लोगों को $5 दिए गए और कुछ लोगों को $20 दिए गए। एक वेरिएशन थी अमाउंट में $5 और $20 की, ये उनको दी गई। और फिर उनको शाम 5 बजे का टाइम दिया गया और फिर 5 बजे के बाद उन्होंने वो वहाँ पर रिटर्न होना था जहाँ पर स्टडी की गई थी, और फिर अपनी जो हैप्पीनेस की रेटिंग थी वो देनी थी। यानी कि उन्होंने खुद पर खर्च किया तो वो कितने खुश थे, और फिर उन्होंने दूसरों पर खर्च किया जैसे डोनेशन की दी या किसी को गिफ्ट वगैरह दिया तो वो कितने खुश थे। तो जब वो लौट कर आए और उनसे वो एवोल्यूशन की गई, तो उसका कंक्लूजन भी यही निकलता है कि जब दूसरों पर हम खर्च करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जब हम खुद पर खर्च करते हैं तो हम कम खुश होते हैं या खुशी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो खैर ये दो स्टडीज़ हैं जो हमें यहाँ पर मिलती हैं कि जब हम खुद को देखें कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम कहाँ पर खुश होते हैं। तो ये जो स्टडी में ग्रुप बताए गए और इनकी जो इंट्रोस्पेक्शन हमारे सामने आई वो ये आई कि वो खुद पर खर्च करने में ज़्यादा खुश थे या फिर दूसरों पर खर्च करने में ज़्यादा खुश थे। तो कंक्लूजन ये निकला कि दूसरों पर खुश करने में ज़्यादा खुश थे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर जिन लोगों को $5 मिले और जिनको $20 मिले, इन दोनों की जो जो अर्निंग है या इनको जो पैसे मिले वो एक अमाउंट में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह जिनकी लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा होती है वो दूसरों पर खर्च करने में ज़ाहिर सी बात है खुशी महसूस करते हैं, और जिनकी लेवल ऑफ इनकम कम होती है वो ज़ाहिर सी बात है अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो वो खुद पर खर्च करेंगे। तो ये डिपेंड भी करता है किस पर, आपकी जो एनुअल इनकम है या जो आपकी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, या उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास इनकम कितनी है। और फिर आपका पर्सनल जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी में सोशल डिज़ायरेबिलिटी है या नहीं है, कि आप दूसरों पर सोशल एक्टिविटीज़ में और आप खर्च करते हैं या नहीं करते, चैरिटी करते हैं या नहीं करते, डोनेशन देते हैं या नहीं देते। तो ये 3 जगहों पर हमने ये देखा, एक लॉजिकल थ्योरीज़ में कि वहाँ पर भी इंट्रोस्पेक्ट अगर करें हम, एक चीज़ को दूसरी पर जब हम प्रेफ़र करते हैं, जैसे कि हम जो होटल पे जाते हैं, कभी हमने पिज़्ज़ा खाया, कभी बर्गर खाया, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने पिछली मर्तबा पिज़्ज़ा खाया था, तो इस मर्तबा बर्गर क्यों खाया? उसके पीछे वजह क्या है? बस कोई वजह नहीं, एक डिज़ायर है, एक फीलिंग है। तो फीलिंग हमारे बिहेवियर को चेंज कर रही होती है। तो
एक तो इंट्रोस्पेक्शन फीलिंग की वजह से मिसलीडिंग करता है हमें, और दूसरा प्रिडिक्शन में एक्यूरेट प्रिडिक्शन हम नहीं कर पाते हैं कि कल हम वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन करने में भी मिसलीडिंग हो सकता है। और नेक्स्ट जो है वो कोरिलेशनल स्टडी में हमने ये देखा कि खुशी हमें ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, तो एक तो खुशी हमें खुद पर खर्च करने में मिलती है और दूसरा दूसरों पर भी खर्च करने में मिलती है। हम एग्जैक्टली नहीं कर कह सकते कि कहाँ ज़्यादा खुशी मिलती है। द सेल्फ फ्रॉम द अदर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा सेल्फ, ये तो अब यहाँ पर हम ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव को देखेंगे ऑन सेल्फ। एक ये है कि एज अ एक्टर हम कैसे बिहेव करते हैं, और जब हम बिहेव कर रहे होते हैं तो क्या हम खुद को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमारा वो जो ऑब्जर्वर है, बेटा ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव जो है वो हमारा क्या है, ये आपकी मोबाइल्स में भी सिग्नल्स में भी इशू की वजह से हो रहा होता है, ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है, आप परेशान हो जाते हो आप लोग। अभी रियाज कह रहा है कि सही है और आप कह रही है सही नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। आपकी आवाज कट हो रही है, मुझे भी तो कट, मुझे मुझे जो सुनाई दे रही है कि आपकी आवाज वॉइस जो है ना कट हो रही है, वो आवाज की आपकी वॉइस कट कट हो रही है, तो कहीं पे इशू होगा कहीं पे नहीं होगा। हाँ तो परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा। नाउ ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव में हम क्या करेंगे, वी कैन अटेम्प्ट टू लर्न अबाउट आवर सेल्फ इज बाय टेकिंग एन ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव ऑन पास्ट। हम पास इवेंट्स जो हमारे गए उस पर हम नज़र देखेंगे, उस पर उनको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर दो लोग आप लड़ रहे हैं और तीसरा बंदा देख रहा है, वो देखने वाला ऑब्जर्वर कहलाएगा, वो जो लड़ने वाले वो एक्टर कहलाएंगे। तो एक है कि जब लोग, एक है कि मैं चेस बोर्ड पे बैठा हुआ हूँ, मैं चेस खेल रहा हूँ, और दूसरा है कि आप दो प्लेयर्स को बाहर से चेस की पूरी गेम देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि ये तो अभी चेकमेट कर सकता है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो वाली जो चेकमेट वाली जो जो ये जो स्टेप है वो आपको नज़र आ रहा होता है, उस खेलने वाले प्लेयर एक्टर को नज़र नहीं आ रहा होता है। तो एक एक्टर जो है पर्सपेक्टिव अलग होता है और ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव अलग होता है, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होता है। तो लिहाजा जब हम एज अ एक्टर हम क्या करते हैं, वी डायरेक्ट अवर अटेंशन आउटवर्डली, हमारी जो अटेंशन होती है वो आउटवर्ड होती है, यानी हम क्या करते हैं, वी टेंड टू एट्रीब्यूट मोर सिचुएशनल काजेस फॉर आवर बिहेवियर्स, कि जब हम हमारी कोई गलती नज़र आ जाती है तो हम क्या करते हैं, सिचुएशनल काजेज, जैसे कि हम ये पढ़ कर आए थे ना कि काजेज कौन से होते हैं, सिचुएशनल होते हैं, एक्सटर्नल काजेज भी होते हैं और आपके इंटरनल काजेज भी होते हैं। इंटरनल काजेज ये कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता ना, और सिचुएशनल या एक्सटर्नल काजेज ये क्या है कि भाई लाइट चली गई, मोबाइल का पैकेज नहीं था, या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि मोबाइल के सिग्नल चले गए। अब ये तो सिचुएशनल काजेज है ना। अभी मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ या मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है, यहाँ पर सिग्नल कट हो रहे हैं, तो ये क्या है का, ये सिचुएशनल काजेज हैं। तो एज अ एक्टर हमारी जो डायरेक्शन होती है, अटेंशन होती है, वो आउटवर्ड होती है। और जैसे कि मिसाल के तौर पर हम सिचुएशनल काजेज को ब्लेम करते हैं, इट वाज ट्रैफिक दैट मेड मी लेट, मैं खुद लेट नहीं था लेकिन ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। हालांकि हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन हम अपनी गलती नहीं मानते हैं। हम दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, दूसरी फैक्टर्स पर ब्लेम डालते हैं, जैसे कि सिचुएशनल फैक्टर्स पर या एक्सटर्नल काजेज या एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ब्लेम डालते हैं। द फोन रैंग जस्ट एज आई वाज गोइंग आउट वगैरह। तो एज अ एक्टर हम जो है ना आउटवर्ड देख रहे होते हैं, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर अब हम खुद को कहाँ पर रखेंगे, हम ऑब्जर्वर की जगह पर रखेंगे। जब हम ऑब्जर्वर की जगह पे रखेंगे तो हम चले गए जाएंगे इस इंट्रोस्पेक्शन में, यानी अब हमारी जो अटेंशन होगी वो इनवर्ड होगी, अब वो इंटरनल काजेज की तरफ होगी। जब हम एज अ ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो हमारी जो
जो अटेंशन होगी वो इनवर्ड होगी। और यहाँ पर जब हम एट्रीब्यूट करेंगे तो हम सिचुएशन कॉजेज़ को नहीं करेंगे, बल्कि हम किनको करेंगे, हम इंटरनल कॉजेज़ को करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि भई अपनी गलती को मान लेना, ये अच्छे लोगों की आदत होती है या पढ़े-लिखे लोगों की आदत होती है और वो उस बात पर वो सॉरी भी करते हैं। सॉरी करना अच्छी बात है जब वो समझते हैं कि वो गलती पर थे। तो ये एक एजुकेटेड क्लास की एग्ज़ाम्पल है कि जब वो समझते हैं कि दे आर डूइंग मिस्टेक, तो वो क्योंकि अपने बिहेवियर पर ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव उनका होता है कि ये मेरी ही गलती है, तो लिहाजा वो उनकी अटेंशन कहाँ जाती है, इनवर्ड, मेरी ही गलती है। और फिर ब्लेम किसको देते हैं, इंटरनल फैक्टर्स को, यानी कि मेरी वजह से हुआ। ऐसा नहीं करते जैसे कि इलिटरेट लोग करते हैं। एज अ एक्टर वो आउटवर्ड देख रहे होते हैं कि मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है और उसने मुझे ये करने पर मजबूर किया या उसने आकर मेरी गाड़ी को हिट किया, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। वो अपनी गलती नहीं मानते। लिहाजा हम खुद को अगर अंडरस्टैंड करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों का स्टैंड पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। यानी कि एज अ ऑब्जर्वर हम देखेंगे अपने बिहेवियर को, खुद ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा बिहेवियर कैसा है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी हम ये कर सकते हैं। उसको कहेंगे हम ऑब्जर्व पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ। प्रॉनिन एंड रॉस की जो 2006 की स्टडी है, फाउंड दिस to be true when people were asked to describe themselves as they were 5 years ago or as they are today। तो इसमें क्या किया था उन्होंने, कुछ जो है एज्ड स्टाफ लोगों को लिया था, मिडिल एज्ड स्टाफ लोग थे और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनको लिया था और फिर उनको प्रेजेंट और पास्ट को ऑब्जर्व करने का कहा गया था कि आप ऑब्जर्व करें कि आज से 5 साल पहले आप कैसे थे। तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया तो नतीजा क्या निकला कि ये जो उनका जो पास्ट था, वो उसमें द पास्ट सेल्फ वाज डिस्क्राइब्ड इन मोर ट्रेड्स टर्म्स देन वाज द प्रेजेंट सेल्फ। यानी कि उनके जो पास वाले ट्रेड्स थे वो ज़्यादा बेहतर थे एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट ट्रेड्स। यानी कि उनका पास बहुत ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट वन। तो लिहाजा कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं कि भाई हम देखें कि 10 साल पहले हमारी नॉलेज क्या थी या 5 साल पहले क्या थी और अब क्या है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये फिर एक एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, तो उसमें हम देखते हैं कि हम हमारा प्रेज़ेंट बेहतर है। लेकिन जब हम हालात की बात करें कि हमारी जो लाइफ़ है, तो वो हमारी आज बेहतर है या 5 साल बेहतर थी। तो हो सकता है कि आज की लाइफ़ हमारी बेहतर ना हो, 5 साल वाली पहली लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे कि मिसाल के तौर पर एज़ अ स्टूडेंट लाइफ़ बहुत अच्छी होती है, एज़ अ एम्प्लॉयी लाइफ़ बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर तो अब्बू सारे पैसे दे रहे होते हैं, सारी चीज़ें खाने-पीने की और सबको घूमना-फिरना या वो सारे फ्री में हो रहा होता है। यहाँ पे तो कमाना पड़ता है। तो ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव ऑन अवर सेल्फ कैरेक्टराइज अस इन डिस्पोजिशनल यूजुअल मूड आर ट्रेड्स। तो ये जो ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव हम जब सेल्फ पर करते हैं तो ये हमें कैटेगराइज करता है कि हम हमारे जो डिस्पोजिशनल ट्रेड्स हैं, यूजुअल ट्रेड्स हैं, आम जो मूड है, वो हमें पता चलता है। जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ये तो मैं अक्सर करता हूँ, ऐसा तो मैं बहुत जगह पे करता हूँ, ऐसा तो मैं बहुत जगह पे करता हूँ। क्योंकि वो हमें बता देता है कि हमारे जो डिस्पोजिशनल ट्रेट हैं यानी यूजुअल, यानी कि जो रिपीटेड ट्रेड्स हैं, वो हमें बताया गया कि ये देखें कि आप यहाँ पर ऐसा-ऐसा करते हैं, वो फिर रिपीटेशन आ जाती है। वो यूजुअल मूड जो है वो हमें बता देता है। बेटा, गेनिंग एक्यूरेट सेल्फ नॉलेज, हम किस तरह सेल्फ नॉलेज हासिल कर सकते हैं। एक ये जो दो मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड और एक्टिंग मेथड, यानी रोल प्ले के जरिए। तो ये भी तरीके हैं। एक हमने ये देखा इंट्रोस्पेक्शन को और दूसरा हमने देखा अदर्स स्टैंड पॉइंट को, यानी कि एज अ ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव हमने देखा। और तीसरा यहाँ पर हम एक्टिंग के जरिए देखेंगे, जिसको हम समझेंगे गेनिंग एक्यूरेट सेल्फ नॉलेज के ज़रिए।
तो ये जो 2 मेथड्स हैं, जैसे कि ये प्रॉनिन और रॉस की जो स्टडी थी 2006 वाली, ये उसी से आए हैं। इन द एक्टिंग मेथड, एक तरीका क्या है, एक्टिंग मेथड क्या है? इस कंडीशन में क्या था, दे वर टोल्ड दैट द गोल वाज टू फील एज इफ यू आर दिस अदर पर्सन। इसमें सिर्फ फील करना था, आपको सिर्फ फील करना था। मिसाल के तौर पर हम कहें अपना क्या नाम है इसका, शकील को, शकील, शकील, चला गया। अच्छा, रियाज तुम बताओ। तुम बताओ नहीं, बल्कि तुम फील करो कि तुम शाहरुख खान हो, तुम्हारी कैसी फीलिंग है? आपने फील करना है कि आप शाहरुख खान हैं, आपकी फीलिंग कैसी होगी? अच्छा, शाहरुख खान का नाम भी नहीं सुना? अच्छा, चलो सही है। इमरान खान का नाम तो सुना है ना? हाँ, तो इमरान खान का नाम सुना होगा फिर। तो फील करो कि तुम इमरान खान हो। अच्छा, बेटा अभी ये इस उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, वो छोड़ दो, पसंद है या नहीं, आप जस्ट फील। अब यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग मेथड में क्या था, वो सिर्फ फील करना था कि आप जो है ना ये वाले बंदे हैं, बस आपने जस्ट फील करना था। और स्टैंडर्ड एक्टिंग में क्या था, इस कंडीशन में दे वर टोल्ड दैट द गोल वाज टू पुट ऑन परफॉर्मेंस, कि आप ऐसा परफॉर्म करना है जैसे कि इमरान खान ने परफॉर्म करता था क्रिकेट में वैसे, या फिर शाहरुख खान एक्टिंग करता है वैसे। दैट यू अपीयर टू द अदर्स एज दो यू आर दिस पर्सन। जैसे अक्सर लोग होते हैं ना हमारे यहाँ, वो किसी न किसी की नकल मारते हैं, जैसे बालों का स्टाइल या फिर बात करने का अंदाज। उनका पाकिस्तानी एक एक्टर है, अब मैं नाम नहीं ले रहा उसका, वो फिर बिल्कुल एग्जैक्टली वो जैसे शाहरुख खान का स्टाइल है, अंदाज, वो वैसे अंदाज के साथ बातें करता है, स्टाइल उसके वैसा होता है। लेकिन उसका शाहरुख खान की पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी में बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो कोशिश तो यही करता है। हमारे यहाँ जो बालों के स्टाइल होते हैं वो भी कॉपी करते हैं लोग। तो दूसरे मेथड में उनको क्या कहा गया था कि दूसरे मेथड में उन्होंने वैसे वैसे एक्ट करना था। और फिर इन लोगों को इन लोगों को बिठाया गया था एक टेबल पर, और कहा गया था कि उसमें से एक ग्रुप वो देखेगा, और दूसरा ग्रुप जो है ना वो ऐसे डाइनिंग टेबल पर, डिनर पर बैठेगा, और वो कंपेयर करेंगे अपने पास्ट स्टेट्स को, अपने पास्ट सेल्फ विथ प्रेजेंट स्टेट्स या प्रेजेंट सेल्फ के साथ। उनके जो पास्ट स्टेट्स यानी जो खूबियां थी, जो बिहेवियर के ट्रेड्स थे, उनको जो है प्रेजेंट ट्रेड के साथ कंपेयर करेंगे। और उनका जो पास्ट सेल्फ था, जैसे कि वो पास्ट में कैसे थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो कैसे जब डाइनिंग टेबल पे आते थे तो कैसे वो बिहेव करते थे, तो उनको जो है ना 14 ईयर्स बैक ले लिया गया कि आप 14 साल पीछे चले जाएं। आप ऐसे जो एक फीलिंग करने वाले थे उनको एज अ ऑब्जर्वर बिठा दिया गया कि आपने फील करना है कि 14 साल पहले, 14 साल पहले ये लोग जब जब डिनर करते थे आप लोग, तो आप ऐसी हरकतें करते थे, आपने देखना है, वैसी फीलिंग लानी है। और दूसरे से कहा गया कि आपने 14 साल पहले जैसे आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, जैसे आप डिनर करते थे, तो वैसे आपने डिनर करके दिखाना है, यानी कि वो हरकतें करके दिखानी है। फिर आप लोगों ने अपने उनको कंपेयर करना है। तो फिर जब वो कंपेयर करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें एक सेल्फ नॉलेज इससे मिलती है कि हम, एक तो फीलिंग से मिलती है कि एक्टिंग मेथड से मिलती है कि हम खुद फील करें कि हम जो माजी में बच्चे थे तो कैसे थे, और फिर वैसी हरकतें करें, तो उससे भी हमें एक स्टैंडर्ड एक्टिंग से भी हमें क्या मिलता है, एक सेल्फ नॉलेज मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर व्हेन हेड ऑफ फैमिली डाइज, द एल्डर सन फील एज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। अब ये जो जुमला मैंने जहाँ तक यहाँ मैंने एंड किया,
मुकम्मल किया। ये जुमला जो है ये बताता है कि यहाँ पर एक्टिंग मेथड चल रहा है, मेथड एक्टिंग चल रही है। यानी कि घर का बड़ा मर गया, वालिद का इंतकाल हो गया और जो बड़ा बेटा है वो फ़ील कर रहा है कि वो बाप की जगह पर आ गया, उसकी फ़ीलिंग जो है ना वो बाप जैसी बन गई, तो वो छोटे भाइयों पर, छोटी बहनों पर बड़ी शफ़क़त करता है, उनको खर्चियाँ देता है कि अब्बू इनको खर्चियाँ दिया करते थे और लिहाज़ा अभी उनका मुझे ख़्याल रखना है, मैं बड़ा हूँ, मैं अब्बू की जगह पे हूँ, तो वो फ़ील करता है ऐसे। एंड ट्राइज़ टू परफ़ॉर्म द रोल लाइक हिज़ फादर। अब ये आ गया स्टैंडर्ड एक्टिंग में। अब वो वैसे जैसे कि अब्बू करते थे, जो चीज़ें छोटे भाई-बहनों को लेकर देते थे, अब वो भी वैसे ही छोटे भाई-बहनों को खर्ची देता है और फिर उनको वो चीज़ें लेकर देता है, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करता है। तो 2 तरीकों से हम सेल्फ नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एक मेथड एक्टिंग से कि हम फ़ील करें उस जैसा, किसी दूसरे शख्स जैसा या खुद ही फ़ील करें कि हम पास में कैसे थे। और स्टैंडर्ड एक्टिंग की तरह जैसे कि मिसाल के तौर पर हम वो रोल परफ़ॉर्म करें, उस रोल प्ले में हम आ जाएँ, तो फिर हम सेल्फ नॉलेज को गेन कर सकते हैं। हू एम आई पर्सनल वर्सेस सोशल आइडेंटिटी। ये एक सोशल आइडेंटिटी की थ्योरी है जो कि टेचफल और उनके टर्नर दोस्त थे, उन्होंने 1986 में ये डिस्कवर की थी और ये कहती है कि वी कैन परसीव आवर सेल्फ डिफरेंटली एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर ऑन द कॉन्टिन्यू। ये थ्योरी ये कहती है कि हम जो है ना खुद को कैसे परसीव करेंगे, वो एक कॉन्टिन्यूम होगा, वो एक मोमेंट इन टाइम होगी, डिपेंड करता है कि हम किस मोमेंट इन टाइम में हैं। यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी सेलिएंट है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो ये जो हमारी लाइफ है ना, जैसे कि हम ये पहले भी पढ़ कर आए हैं, वी लिव विथ टू एंड्स। हमारे लाइफ के दो मकसद होते हैं, हम दो तरह से जिंदगी जीते हैं। तो एक है पर्सनल एंड एज एन इंडिविजुअल। एक तो हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे जैसे एक इंडिविजुअल जिंदगी गुजारता है, यानी कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो टिल्टेड होती हैं हमारी तरफ, हम खुद पर फोकस करते हैं। और दूसरा ये है कि हम किसी न किसी सोसाइटी में किसी न किसी ग्रुप का मेंबर होते हैं और ये हमारी सोशल एंड होता है ये कि उस मकसद के साथ भी हम ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये जो तस्वीर है आई की स्पोर्ट टीम फैमिली फ्रेंड्स वगैरह वाली, इसमें मैंने आपको बताया था कि अ, हम वी डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। जैसे कि हमने कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो सोसाइटी से कट नहीं सकता और रिश्तों की उसे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उसकी लाइफ कनेक्टेड है किसी न किसी ग्रुप के साथ। देखें, फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, फैमिली के, स्पोर्ट के ग्रुप के साथ, इसी तरह क्लासमेट्स, रूममेट्स, ठीक है ना? तो इनकी लाइफ, आपकी लाइफ किसी न किसी ग्रुप से कनेक्टेड होती है। जैसे कैंपस की लाइफ के साथ, घर की लाइफ के साथ, फिर आपकी जॉब का एक एनवायरनमेंट हो तो वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉयर के इदारे में आपकी एक पूरी लाइफ होती है। तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या है? बेसिकली ये कहती है कि हम दो तरह के एंड्स में रह रहे होते हैं। या तो हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहे होते हैं या फिर हम किसी न किसी ग्रुप में होते हैं। अब ये जो ये जो आइडेंटिटी है पर्सनल और सोशल, ये किसी न किसी कंपैरिजन से होती है। तो बेसिकली देयर आर टू वेज ऑफ कंपैरिजन बिटवीन पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी। द कंपैरिजन इज मेड थ्रू द सेलियंस। अब सेलियंस क्या है? बेसिकली ये जो है ना, कोई एक एक पार्ट है हमारी एक आइडेंटिटी का जिसको हम फोकस बनाते हैं या फिर एक्टिव इन अ गिवन सिचुएशन। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी का कोई एक पार्ट है जिसको हम फोकस में लाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारी
आप एड्स जब टीवी पर देखते हैं तो उन पर बहुत सा टीवी पर लोगो दिखाया जाता है। हर प्रोडक्ट का एक लोगो होता है और ये जो लोगो होता है वो उसको सैलिएंट बनाया जाता है, वो रिपीटेडली आपको दिखाया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो एक आप इसके अलावा फन को भी ले सकते हैं कि कोई कहे कि मैं बहुत ज़्यादा फनी हूँ, कोई कहे कि मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ। हो सकता है कि हम सैलिएंट जो है वो जेंडर को भी बना लें और या फिर हो सकता है कि लिबरल और कंजर्वेटिव को बना लें। तो ये जो पर्सनल वर्सेस सोशल आइडेंटिटी है, ये बेसिकली कंपैरिजन में होती है और कंपैरिजन 2 तरह का होता है। ये इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन होता है और इंटर ग्रुप कंपैरिजन होता है। 2 तरह के कंपैरिजन से में हम रह रहे होते हैं। एक इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन और दूसरा इंटर ग्रुप कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि हम 2 तरह की लाइफ जी रहे होते हैं ना, एक इंडिविजुअल की, एक सोशल आइडेंटिटी की लाइफ, पर्सनल आइडेंटिटी की और सोशल आइडेंटिटी की। वी आर मेंबर ऑफ ग्रुप्स सच एज जेंडर, ऑक्यूपेशन, एज, नेशनलिटी वगैरह, स्पोर्ट्स की टीम वगैरह। तो जैसे कि नेशनलिटी में हम पाकिस्तानी हैं, तो ये भी एक पूरा एक ग्रुप है। स्टेट में जो सिटीजन्स हैं वो भी एक ग्रुप बन जाता है। तो हमारी एक सोशल आइडेंटिटी है और एक पर्सनल आइडेंटिटी है। तो ये जो ये जो ये जो पर्सनल वर्सेस सोशल आइडेंटिटी है, ये हमें हमें समझ आती है कंपैरिजन से। आप देखें कि इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन क्या होता है? इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन होता होता है अ कंपैरिजन विद इन द ग्रुप। अपने ही ग्रुप के अंदर कंपैरिजन जब हम करें, तो उसको कहते हैं हम इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन। और ये हम इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन जो है वो पर्सनल आइडेंटिटी से करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं अपना अपना कंपैरिजन करता हूँ अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ, तो इसको कहेंगे हम इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन। जैसे कि यहाँ पर है, यू कुड डिस्क्राइब योरसेल्फ एज पर्टिकुलरली लिबरल इफ यू वर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू योर पेरेंट्स। जब आप खुद को अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आपके पेरेंट आपकी फैमिली होगी ना, तो ये सेम ग्रुप हो गया ना, तो अपना ही ग्रुप हो गया, इन ग्रुप इसको कहेंगे हम। तो खुद को जब आप इन ग्रुप में कंपेयर करते हैं और यहाँ पर हम फैमिली को ले रहे हैं, तो जब आप खुद को पेरेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे वालदेन क्या हैं, कंजर्वेटिव हैं, मैं लिबरल हूँ। लेकिन अगर हम फिर एक और मेरा इन ग्रुप या आपका एक और इन ग्रुप, वो आपकी जो कॉलेज कॉलेज लाइफ है, तो वहाँ पर आप जब जाते हैं और जब आप दोस्तों को देखते हैं, तो आप खुद को कंजर्वेटिव समझते हैं rather than liberal. But if you were indicating how you are different from the other college students, you might say that you are rather conservative. अगर जब आप कॉलेज के स्टूडेंट के साथ खुद का कंपैरिजन करेंगे, तो आप खुद को कंजर्वेटिव समझेंगे। वहाँ पर आप अपनी फैमिली में जब कंपैरिजन कर रहे थे, तो आप खुद को लिबरल समझ रहे थे। और यहाँ पर जब आप कॉलेज में पहुँच गए, तो आप जब अपना कंपैरिजन अपने कॉलेज के इन ग्रुप लोगों के साथ कर रहे हैं, तो आप खुद को क्या समझ रहे हैं? कंजर्वेटिव समझ रहे हैं। अब ये मे बी इस वजह से हो सकता है। जी बेटा। जी बेटा। किसमें? अच्छा, कंजर्वेटिव और लिबरल में। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लिबरल वो हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भई जैसे मॉडर्न ज़माना है वैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए, सही है ना? तो जिस तरह जैसा देश वैसा भेष आपने सुना होगा, दे आर कॉल्ड लिबरल्स। तो कंजर्वेटिव कौन है? जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जाएँगे अमेरिका और वहाँ पर आप पाकिस्तानी ड्रेस पहनेंगे, तो फिर यू विल बी कंसीडर्ड एज़ कंजर्वेटिव। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है। अच्छा बेटा, तो ये आफ्टर कंपैरिजन वी डिस्क्राइब आवरसेल्फ डिफरेंटली इन दिस एग्जांपल एज ईदर लिबरल और कंजर्वेटिव डिपेंडिंग ऑन द कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट, कि किस कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में हम गए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारा कंपैरिजन हमारी फैमिली में हो रहा हो, तो हम खुद को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं,
क्योंकि हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या कैंपस में पढ़ रहे हैं और हमारे अब अम्मी अबू पढ़े लिखे नहीं है, तो हम समझते हैं कि वो यार विद द मॉडर्न एज एंड, और वो फिर उनकी ख्यालात जो है ना वो पुराने ज़माने के ख्याल हैं, लिहाजा दे आर कंजर्वेटिव। और फिर जब हम कैंपस में पहुंच जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर हमें हमसे ज़्यादा एडवांस लोग मिलते हैं, और फिर जब हम उनके साथ हमारा कंपैरिजन होता है तो हम समझते हैं कि वी आर रेदर कंजर्वेटिव, कि हम लिबरल नहीं है, हम तो कंजर्वेटिव हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई। कॉन्टेक्स्ट चेंज है, एक एक घर है, एक आपका कैंपस है या कॉलेज है, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज होने की वजह से आपकी जो कंपैरिजन है वो चेंज हो जाती है। इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन क्या है? इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन ये है कि आप सेम ग्रुप से ताल्लुक रखते हो और आपका कंपैरिजन आप ही के ग्रुप में किसी के साथ किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा कंपैरिजन मेरे ही ग्रुप में, जैसे कि मैं फैकल्टी मेंबर हूं और मेरा कंपैरिजन किसी फैकल्टी मेंबर के साथ किया जाएगा, तो ये इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन कहलाएगा। नेक्स्ट इज इंटर ग्रुप कंपैरिजन, जो आउट ग्रुप होता है। इन ग्रुप क्या है? जैसे मैं फैकल्टी मेंबर हूं, मैं आईबीएन हूं, और इसी तरह जो है ना मैं मुस्लिम हूं, लेट्स सपोज, ये जो है ना इन ग्रुप हो गया। आउट ग्रुप क्या होगा? आउट ग्रुप ये होगा कि आप एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हैं, एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी के में आप एम्प्लॉय हैं, और आप एक्स वाई जेड रिलीजन में हैं, तो लिहाजा ये आपका आउट ग्रुप हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इफ़ आई लिव विद इन द मुस्लिम सोसाइटी, ये मेरा इन ग्रुप कहलाएगा। और बाकी जो सोसाइटी के दो लोग हैं जैसे कि क्रिश्चियन वगैरह होंगे, तो वो आउट ग्रुप कहलाएंगे इन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन। और इसी तरह मिसाल के तौर पर आप बीबीए 1 वाले हैं, तो ये आपका इन ग्रुप कहलाएगा। बीबीए 1 वाले स्टूडेंट सारे क्या होंगे? इन ग्रुप। और फिर बीबीए 3 वाले या फिर 4 वाले या 6 वाले, वो सारे क्या हो जाएंगे? आउट ग्रुप, क्योंकि वो आपके ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते। तो लिहाजा अब इंटर ग्रुप, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन, इसको कहते हैं सोशल आइडेंटिटी। क्योंकि देखिए, हम दो एंड के साथ रह रहे होते हैं, एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एक सोशल आइडेंटिटी होती है। पर्सनल आइडेंटिटी में हम अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करते हैं और अपना कंपैरिजन करते हैं अपने ही ग्रुप के अंदर किसी एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ। मैं एक इंडिविजुअल, मेरा कंपैरिजन किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ होता है। लेकिन सोशल आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स हों, दो लोग हों, जैसे लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव, तो यहाँ पर हमने क्या किया? लिबरल और कंजर्वेटिव को एज अ सेलिएंट ले लिया, वो प्रॉपर्टी ले ली जिस जो 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 फोकस पे है, जिस पर फोकस है वो है लिबरल या कंजर्वेटिव। तो लिहाजा हम देखेंगे कि हमारा ग्रुप लिबरल है या कंजर्वेटिव। लाइक जो है ना बीबीए 1 वो लिबरल हैं, बीबीए 4 वाले कंजर्वेटिव हैं, या फिर हम दूसरे ग्रुप के साथ, जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिम्स को ले लें, क्रिश्चियंस को ले लें, जूस को ले लें, जूस लिबरल हैं या कंजर्वेटिव, या फिर इसी तरह क्रिश्चियन लिबरल हैं या कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर कंपैरिजन किन के दरमियान में होता है? ग्रुप्स के दरमियान में होता है। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन जब होगा तो इसको हम इंटर ग्रुप कंपैरिजन कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम जेंडर को सेलिएंट ले लें, तो फीमेल जेंडर्स आर बेसिकली वार्म एंड केयरिंग एज कंपेयर टू द मेल जेंडर। अगर हम जेंडर को सेलिएंट ले लें, फोकस ऑफ आवर डिस्कशन ले लें कि भाई जेंडर की बात करते हैं, तो हमारे पास दो ग्रुप आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम इंटर ग्रुप में ग्रुप्स की डिस्कशन करते हैं ना, ग्रुप्स के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं। तो ग्रुप के दरमियान में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रुप के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि फीमेल आर वार्म एंड केयरिंग एज कंपेयर टू द मेल ग्रुप। अब यहाँ पर देखें कि सोशल आइडेंटिटी जो है, वी आर बेसिकली मेंबर ऑफ अ ग्रुप। जैसे कि जेंडर भी हो सकता है और ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, एज भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एज के डिफरेंस भी होता है, 10 साल वाले अलग हो जाएं, फिर 15 साल वाले अलग हो जाएं, 20 साल वाले अलग हो जाएं, तो ये भी हो जाए। नेशनलिटी भी हो सकती है, टीम की स्पोर्ट भी हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि हम किसका किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं।
इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ कंपैरिजन करें तो वो कहलाएगा इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन, और ग्रुप के का एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन करें तो वो कहलाएगा इंटर ग्रुप कंपैरिजन। क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी आ रही है, हम एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर सक्खर की सोसाइटी और कनककोट की सोसाइटी, यानी कि सक्खर के जो जो सोशल लोग हैं, जो कनककोट के सोशल लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो जब हम ग्रुप्स के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं तो वो इंटर ग्रुप कंपैरिजन कहलाता है। बेटा ये पूरी समरी है इसकी, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी की, उनके दरमियान में कंपैरिजन की, कि इन रिलेशन टू द अदर्स। मिसाल के तौर पर जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसकी नेचर ऑफ कंपैरिजन क्या है? नेचर ऑफ कंपैरिजन है इंटर ग्रुप कंपैरिजन, डिफरेंट फ्रॉम इन ग्रुप मेंबर्स। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अपने ग्रुप में दूसरों से डिफरेंट हूं या नहीं हूं। मिसाल के तौर पर मैं जेंडर ले लेता हूं मेल, उसमें फिर मैं कंपेयर करूंगा खुद को दूसरे मेल्स के साथ, किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ, कि मैं उससे बेहतर हूं या नहीं हूं। तो यहां पर हम जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे सेल्फ का एज अ इंडिविजुअल कर रहे होंगे। तो दूसरा है हमारा सोशल आइडेंटिटी, इसमें हम इंटर ग्रुप कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम जब इंटर ग्रुप कंपैरिजन करेंगे तो हम आउट ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे कॉलेज की टीम अच्छी है, या ले सपोज हमारे कॉलेज कॉलेज ए है और हमारे ओपोनेंट कॉलेज बी है। तो अब हम ये करते हैं कि कॉलेज ए की टीम ज़्यादा अच्छी है या कॉलेज बी की। तो तो जब हम इंटर ग्रुप कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे कि कॉलेज ए, क्योंकि वो हमारा ग्रुप है ना, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी बी के मुकाबले में हमारी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं इन कंपैरिजन को। अगर 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 मैं एज अ क्रिकेटर पूरी टीम में देख रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा बैटिंग अच्छी की, मैंने सेंचुरी लगाई, तो मैंने दूसरी टीम के दोस्तों से कहूँगा कि देखो मैंने सेंचुरी लगाई, तुम लोगों ने किसी ने 5 किए, किसी ने 10 किए, किसने क्या स्कोर किया। अब ये ओवरऑल क्या है कि मैं खुद को कंपेयर कर रहा हूँ अपनी टीम में। तो ये हो गया इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन। फिर अब मैं निकलता हूँ इस चीज़ से, मैं ये कहता हूँ क्योंकि हमारी टीम जीत गई, हमने कनकोट वालों को शिकस्त दे दी, उनके कॉलेज वालों को जब हमने शिकस्त दे दी तो लिहाजा सक्खर के कॉलेज जीत गए, तो हम सक्खर का जो कॉलेज है वो जीत गया। तो ये हो जाएगा इंटर ग्रुप कंपैरिजन। वहाँ पर हम अपनी टीम के अंदर कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ पर हम पूरी टीम को एज अ होल मेंबर ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे थे एज अ होल टीम, या मेंबर या ग्रुप को दूसरी टीम या दूसरे ग्रुप या मेंबर के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो ये इसका एक थोड़ा सा समरी है इसकी, कि कौन सा कंपैरिजन जो है वो हम करते हैं जब हम पर्सनल वर्सेस सोशल आइडेंटिटी की बात करें। क्योंकि हम दो तरह की लाइफ गुजारते हैं, तो हम अपने सेल्फ को अदर्स के साथ कंपेयर लाजमी करते हैं, और कंपैरिजन के बेस पर ही करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बेटा अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आप कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी मार्क्स को, अपने ग्रेड्स को, अपनी नॉलेज को, अपने क्लास के दोस्तों के साथ, या फिर आप कंपेयर कर रहे होते हैं अपने कैंपस के दूसरी क्लास के लोगों के साथ। तो ये तो हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, या तो फिर हम इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं या सेल्फ पर, या फिर अदर या ग्रुप्स पर फोकस कर रहे होते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस एज अ ग्रुप भी देख रहे होते हैं, और हम अपनी परफॉर्मेंस एज एन इंडिविजुअल भी देख रहे होते हैं। तो ये कहलाती है द पर्सनल वर्सेस सोशल आइडेंटिटी कंटिन्यू। बेटा नेक्स्ट है, थर्ड हमारा फेज है सेल्फ एस्टीम का। अभी यहां तक आपको अगर कोई बात समझ नहीं आए तो पूछें, ताकि हम इस नए सेक्शन को स्टार्ट करें।
हाँ, इसका ये है कि डिस्कस ज़्यादा करें आप लोग। तो सेल्फ एस्टीम के बारे में हम पढ़ेंगे। द ओवरऑल एटीट्यूड पीपल होल्ड टुवर्ड्स देमसेल्फ। अब ये देखें, ये सेल्फ एस्टीम क्या है? एक फीलिंग कंपोनेंट है, जैसे कि हम बाद में पढ़ेंगे एटीट्यूड वाले चैप्टर में। तो खुद में प्राइड फील करना, फीलिंग ऑफ प्राइड इन योर सेल्फ, ये तो फीलिंग हम सब में, सबके साथ होती है। हम जो है वो फील प्राइड फील करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट फील करते हैं, और इसी तरह हम ऑनर फील करते हैं, और जब कोई तो हमारी तारीफ करता है तो बहुत खुश भी होते हैं। ये इस वजह से कि हम में फीलिंग ऑफ प्राइड पाई जाती है या सेल्फ एस्टीम पाई जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं देखने की, वो ये हैं कि व्हाट इज़ इट, ये जो सेल्फ एस्टीम है ये क्या है, हाउ डू वी गेट इट, हम इसे कैसे हासिल करते हैं या किस तरह हमें ये मिलती है, हाउ डू वी लॉस इट, हम कैसे इससे लॉस करते हैं, हमारी रेस्पेक्ट कैसे चली जाती है, सेल्फ एस्टीम लो कैसे हो जाती है, और इसी तरह क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। इज़ देयर अ डाउन साइड टू हैविंग सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम अगर हो तो उसके क्या डाउन साइड इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं। तो ये चीज़ें गौर करने की हैं, इन पर फोकस करने की ज़रूरत है। आर देयर ग्रुप डिफरेंसेस इन एवरेज लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम, फिर हम देखेंगे कि क्या सेल्फ एस्टीम में जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि जेंडर की हमने बात की प्रीवियस सेक्शन में, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जेंडर डिफ़र करता है या नहीं डिफ़र करता। स्पेसिफिकली डू मैन एंड वुमेन डिफ़र इन देयर लेवल्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, के जिस तरह औरत और मर्द उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो डिफ़र करती है, मुख्तलिफ होती है। और उसके बाद वी विल लुक इनटू डेप्थ एट हाउ पीपल मैनेज व्हेन देयर सेल्फ सेल्फ इज़ अ टारगेट ऑफ प्रेजुडिस, और फिर जब आपका सेल्फ को आपको थ्रेट होता है तो आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह आप एक्ट करते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फीलिंग एक्सक्लूडेड आर डिवैल्यूड बेस्ड ऑन द ग्रुप मेंबरशिप, फिर आपकी फीलिंग क्या होती हैं, या फिर आपको अगर ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आपकी फीलिंग क्या होती है। तो इनको हम चीज़ों को देखेंगे। तो सेल्फ एस्टीम को डिफाइन करते हैं। इन द साइकोलॉजी द टर्म सेल्फ एस्टीम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स ओवरऑल सब्जेक्टिव सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ या वैल्यू, खुद का एक सब्जेक्टिव सेंस होना। अब यहाँ पर देखें कि एक आपको सब्जेक्टिव लिखा हुआ है और एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, स्टिक्स टू द फैक्ट्स, हम जो है फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। जैसे इट्स रेनिंग, ये एक फैक्ट है कि बारिश हो रही है, लेकिन इसमें कोई फीलिंग वाला कंपोनेंट आपको नज़र नहीं आएगा कि इसमें कोई फीलिंग अटैच्ड हो। जबकि सब्जेक्टिव केस में देखें, स्टिक टू द फीलिंग्स, इसमें फीलिंग वाला कंपोनेंट है। आई लव रेनिंग, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, रेनिंग भी हो रही है लेकिन फिर मेरी उसके साथ क्या अटैचमेंट है वो कि आई लाइक रेनिंग। तो ये जो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव भी इन अ सेंस ऑफ फीलिंग कंपोनेंट के तौर पर कि हम फील करते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट को, और इसी तरह सेल्फ रेस्पेक्ट को हम फील करते हैं जैसे कि सब सारे इंसानों में होती है। जैसे सेल्फ इस्टीम जो है ये कभी हाई भी होती है, कभी लो भी होती है। तो दो तरह की सेल्फ इस्टीम होती है, सेल्फ इस्टीम हाई भी होती है और लो भी होती है। जैसे कि सेल्फ इस्टीम जो है वो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि सेल्फ इस्टीम जो है वो हाई हो गई है, और जब डिक्रीज हो तो इसका मतलब है कि सेल्फ इस्टीम लो हो गई है। जैसे कि मिसाल के तौर पर
हमारी सेल्फ इस्टीम जो है वो कब इंक्रीज होती है? ऑन अचीवमेंट्स, ऑन पॉजिटिव फीडबैक्स, ऑन इम्पोर्टेंस। जब आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट आ जाए, जैसे कि आप कोई पोजीशन जीतने, आप कोई कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो और वहाँ पर आपको मेडल मिल जाए, और इसी तरह फिर जब आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं या पेरेंट्स की तरफ से आपको अच्छा फीडबैक मिलता है, तो आपकी सेल्फ इस्टीम हाई हो जाती है। जैसे कि नॉर्मली हमारे पेरेंट्स तारीफ़ करते हैं कि भाई ये फलाँ मेरा बच्चा या मेरी बेटी जो है वो बहुत पढ़ते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और उसके बाद जो फीलिंग होती है ना, वो सेल्फ इस्टीम वाली फीलिंग होती है कि मेरे अब्बू ने मेरी तारीफ़ की, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं और ज़्यादा पढ़ने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि सेल्फ इस्टीम जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और इसी तरह इम्पोर्टेंस, अगर आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, आपको वैल्यू मिलती है, आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है किसी भी इवेंट में, किसी भी स्टेज पर, किसी भी जगह में, तो आपकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है, आपकी सेल्फ इस्टीम इंक्रीज होती है। और डिक्रीज कब होती है? ऑन फेल्यूर्स, जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम नाकाम हो जाते हैं, तो तब हमारी जो सेल्फ इस्टीम हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। और इग्नोरेंस, जब हमें कोई इग्नोर कर रहा हो, जैसे करीबी रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, या फिर क्लासमेट्स या टीचर्स, या किसी भी लेवल पर हमें इग्नोरेंस फेस हो रही हो, तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ इस्टीम जो है, वो लो हो जाती है। और इसी तरह अगर हमें फीडबैक नेगेटिव मिले, जैसे कि हमने किसी अ, अपने फेसबुक अकाउंट पर कोई पिक्चर शेयर की और उस पे पिक्चर पर हमें नेगेटिव मिला, तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो लो होता है, यानी कि सेल्फ इस्टीम लो होने की वजह से सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, क्योंकि हमें नेगेटिव फीडबैक मिला है। नेगेटिव फीडबैक मिलने की वजह से हमारी सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है। तो हम जैसे रिकमेंड करते हैं टीचर्स कि स्टूडेंट्स को क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनको अप्रिशिएट किया जाए, और इसी तरह जो है ना, जो जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है उनको भी बिठाकर काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए कि आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहना कि आप नहीं पढ़ सकते, आप कर नहीं सकते, आपसे नहीं होगा, बल्कि उसको इनकरेज करना है, ताकि उससे सेल्फ इस्टीम उसकी हाई रहे और वो उसको मोटिवेटेड रखेगी। तो लिहाजा हमारी सेल्फ इस्टीम हाई भी होती है, लो भी होती है। इन अदर केस हम ये कहेंगे कि सेल्फ इस्टीम जो है वो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का फीडबैक, किस तरह की अचीवमेंट और किस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिला है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हायर और लोअर सेल्फ इस्टीम, वुमेन और मैन? जी दिया, आप बताएं किसकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है, मर्दों की या औरतों की, मेल्स की या फीमेल्स की? दिया, दिया। हाँ, आपसे मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सेल्फ इस्टीम हम कह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे हैं, तो ये किस में ज़्यादा हाई होती है? फीमेल्स में हाई होती है या मेल्स में हाई होती है? फीमेल्स क्या समझती हैं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है, या मेल समझते हैं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है? हम्म, सही है। आपको कभी फील हुआ कि इंसल्ट हुई है आपकी? वो किस वजह से फील होता है? क्योंकि आप आपके अंदर एक एक फीलिंग कंपोनेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट का, कि मेरी भी एक इज्जत है, मेरी भी एक एक रिस्पेक्ट है। इसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम कहते हैं, है ना? तो ये कब हाई होती है, कब लो होती है, वो हमने देख लिया कि जब हमें अच्छे रिमार्क्स मिलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, कोई अचीवमेंट करते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है। अच्छा रिजल्ट आता है तो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिजल्ट कम आता है तो फिर हमारी जो मोटिवेशन होती है उस सब्जेक्ट में, वो मेहनत हम उस दिल से नहीं करते, क्योंकि हमारी मोटिवेशन लो हो जाती है ना।
तो सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। सवाल ये है कि ये जो सेल्फ स्टीम है, किन में हाई होती है, किन में लो होती है? यानी क्या मर्दों में हाई होती है या औरतों में हाई होती है? क्या मर्दों में लो होती है या औरतों में लो होती है? आपसे सवाल ये है। मर्दों की सेल्फ स्टीम हाई होती है या लो होती है? दिया। हाँ, बस ये सिंपल क्वेश्चन है कि वुमेन्स की सेल्फ स्टीम हाई होती है या लो होती है? बस ये हाई होती है। और मेल्स की लो होती है। दोनों की हाई और लो हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों की हाई और लो हो सकती है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंपेरेटिव कॉन्टेक्स्ट। कंपेरेटिव कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उस पर डिपेंड करता है ये। अच्छा, हम आगे चलते हैं। वैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो फीमेल्स की जो सेल्फ सेल्फ स्टीम है वो बहुत लो रही है, क्योंकि हिस्टोरिकली जो फीमेल्स का जो स्टेटस रहा है, सोशल स्टेटस या सोशल उनकी जो पोजीशन रही है वो लो रही है। उनकी सोशल स्टेटस लो रहने की वजह से उनकी सेल्फ स्टीम लो रही है। और दूसरी बात ये है कि फ्रीक्वेंटली ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि मेल जेंडर की तरफ से फीमेल जेंडर्स को टारगेट किया जाता है प्रेजुडिस का, और उसके जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं सेल्फ स्टीम पर, वुमेन्स के सेल्फ स्टीम पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं। एक ये कि फीमेल्स का जो सोशल स्टेटस होता है वो, और दूसरा ये है कि उनके साथ जैसा बिहेव किया जाता है वो, ये दो चीज़ें मिलकर फीमेल के जो सेल्फ स्टीम है उनको नेगेटिव कर देती हैं। उनका सेल्फ स्टीम जो है वो लो हो जाता है। हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियाटिक सोसाइटी है, जहाँ पर पैट्रियाटिक सोसाइटी होती है वहाँ पर मेल डोमिनेंसी होती है, और जहाँ पर मेल डोमिनेंसी होती है वहाँ पर मेल को ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो सोसाइटी गिव ह्यूज रेस्पेक्ट टू मेन इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम। रेस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम की बात करें तो हमारी सोसाइटी क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो लिहाजा ये ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं मेल्स की। तो जिनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा रिस्पेक्ट इज़ अ सिंबल ऑफ सेल्फ स्टीम। हाई सेल्फ स्टीम इज़ अ सिंबल ऑफ हाई सेल्फ स्टीम। उनकी सेल्फ स्टीम हाई होगी। तो लिहाजा हिस्टोरिकली एक प्रूवन बात ये है, वो हम आगे चल के चलते हैं, देखते हैं जो आपने बात की ना कि ये तो मर्दों की भी हाई हो सकती है, औरतों की हाई हो सकती है, वो दूसरे केस में हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि बहुत सारी जैसे कि जो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ द वुमेन जो है, मेरी वोल्सक्राफ्ट की उनकी ये बुक थी, उन्होंने वुमेन्स के राइट्स पर लिखा था। तो लिहाजा फिर ये जो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली हैं वो बेसिकली वुमेन्स के राइट्स लेने के लिए ही चली है ना, तो उससे फिर उनकी सेल्फ स्टीम में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, इंक्रीज आया है। अब सवाल ये है कि देखें, वाई वुमेन आर डीवैल्यूड आर हैव लो सेल्फ स्टीम। औरतों को डीवैल्यू क्यों किया जाता है या उनकी सेल्फ स्टीम लो क्यों होती है? तो उसके आंसर्स कुछ हमने यहाँ पर लिखे हैं। बिकॉज सेल्फ स्टीम इज रेस्पॉन्सिव टू द ट्रीटमेंट वी रिसीव फ्रॉम अदर्स। जैसे मिसाल के तौर पर हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा ना कि ये जो मेल हैं टूवर्ड्स द फीमेल दे आर प्रेजुडिस। तो मेल डोमिनेंसी की वजह से, और मेल नहीं चाहता कि फीमेल जो है वो प्रोग्रेस करे, जैसे कि हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ पर जो है ना ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें ये होता है कि इदारों में जानबूझकर औरतों को हायर पोजीशन से जाने में रोका जाता है, इसका ग्लास सीलिंग। तो ये देखें कि औरतों की जो सेल्फ स्टीम है वो रेस्पॉन्सिव होती है। ये जो सेल्फ स्टीम होती है रेस्पॉन्सिव होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे घर में रिस्पेक्ट मिलती है तो मुझे घर में आने में बहुत खुशी महसूस होती है, मैं घर वालों के साथ रहता हूँ। और अगर नहीं मिलती तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं दोस्तों के घर रहता हूँ या फिर कहीं और चला जाता हूँ। और इसी तरह
ये एग्जाम्पल जो है ना सबके लिए है, ये तो जनरल केस है। तो जहाँ पर आपको एप्रिसिएशन की जाती है, आपको पॉजिटिव रिमार्क्स मिलते हैं, वो आपके दोस्त बनते हैं। और जिन्होंने आपको नेगेटिव रिमार्क्स दिए हैं, जिन्होंने आपकी सेल्फ स्टीम को लो किया, आप उनके से बात भी नहीं करते। तो ये जो सेल्फ स्टीम होती है, ये रेस्पॉन्सिव होती है। हमारे यहाँ देखें कि फीमेल को पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है फ्रॉम द मेल कंसिडरिंग अवर सोसाइटी। इस वजह से उनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो लो होती है। तो या उनको डीवैल्यू किया जाता है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि मिसाल के तौर पर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, कि वो अर्निंग नहीं कर सकती, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कि वो हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती। तो बहुत जगह पर उनको बेटों को तो अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन बेटियों को रोक दिया जाता है। तो जब रोक दिया जाता है तो इज़ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द फैमिली, और फिर उनकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। फिर अगर उससे कोई दोस्त पूछे कि तुमने ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या कैंपस में, तो वो कहती है नहीं मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। अभी उस दिल नहीं कर रहा मतलब सेल्फ स्टीम लो हो गई। दे आर डिवैल्यूड इन द लार्जर सोसाइटी। तो जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर उनको उनका जो स्टेटस होता है बहुत कम होता है। हमारे यहाँ देखें ना, हमारे इस सोसाइटी में भी यही है कि हमारे यहाँ मेल का स्टेटस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। फीमेल का स्टेटस कम है। और इसके साथ एक स्टडी की गई थी, ये 14 नेशन स्टडी की थी विलियम और बेस्ट ने 1990 में। और इस स्टडी से दे वांटेड टू असेस द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एंड मैन। फिर उनकी स्टडी में कंक्लूजन उन्होंने ये किया कि इंडिया और मलेशिया की जो औरतें होती हैं, यानी हमारा वाला जो रीजन है साउथ एशिया या ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया वाले जो लोग हैं, उनकी जो औरतें होती हैं, उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है या सेल्फ स्टीम होती है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज जो आपके इंग्लैंड हैं, फिनलैंड हैं। वहाँ पर जो फीमेल का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है या सेल्फ स्टीम होती है वो पॉजिटिव होती है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा होता है? ये इस वजह से हो रहा होता है कि बिकॉज सोसाइटी डिफर्स ऑन मॉरलिटी इन टर्म्स ऑफ मॉरलिटी, के फीमेल्स के लिए मॉरल वैल्यूज़ एक सोसाइटी में एक हैं और दूसरी सोसाइटी में दूसरे मॉरल वैल्यूज़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की फ़ीमेल को ले लें, तो वो बेचारी बेसिक नीड्स जैसे फूड फूड और शेल्टर वगैरह, वाटर, फूड और शेल्टर वगैरह के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं। उनको अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना स्टेटस उनकी स्ट्रगल में शामिल ही नहीं, क्योंकि ये वो उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होती, तो वो अपने स्टेटस या स्ट्रगल क्या करेंगे। और इसी तरह देखें कि ये वेस्टर्न जो जैसे इंग्लैंड फिनलैंड की जो औरतें होती हैं, उनका क्योंकि ऑलरेडी उनका स्टेटस अच्छा होता है, तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होता है, तो वो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं अगेंस्ट द मेल मेल जो है ना उनके मेल जेंडर के अगेंस्ट में। और नेक्स्ट जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क एनवायरनमेंट, कि ख़ास तौर पर फीमेल्स जो है वर्क एनवायरनमेंट में जब वो किसी इदारे में जॉब करती हैं, तो वहाँ पर वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्लास सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट, कि उसमें औरतों को ऊपर पोजीशन जाने से, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बायस कहलाता है, जो हिंडर कर देते हैं फीमेल्स को फ्रॉम अक्वायरिंग द हायर पोजीशंस। तो इदारों में औरतें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही होती हैं, तो इस वजह से वो उनका जो बॉस होता है वो मेल होता है, और वो सबऑर्डिनेट की तरह वो काम कर रही होती हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही होती हैं, और साथ ही वो उनके जो कुलीग्स हैं उनकी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही होती है। और सेल्फ स्टीम जो है वो उसकी जो प्रोफेशनल लो प्रोफेशनल क्लास है या हाई या मिडल लोअर क्लास का भी फ़र्क आ जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है औरतों का, उनकी सेल्फ स्टीम या जो प्रोफेशनल क्लास है फीमेल्स की, उनकी प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल क्लास है, जो पढ़े लिखे तबके हैं उनकी, और जो पढ़े लिखे तबके नहीं हैं, उनमें उनकी सेल्फ स्टीम का डिफरेंस आ जाता है।
जाहिर सी बात है, जो औरतें जॉब करती हैं वो जो है ना उनकी डिवैल्यूएशन जो है लेस देन होती है एज कंपेयर टू द जॉबलेस वुमेन्स। जिन औरतों के पास जॉब होती है वो जो है डिस्क्रिमिनेशन कम फेस करती हैं बिकॉज दे आर अर्निंग, मे बी कोई और एस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जॉब जो है ये स्टेटस को शो करता है, और जिन जिन औरतों का स्टेटस अच्छा होता है उनकी सेल्फ स्टीम भी सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हाई होता है, और वो डी वैल्यू कम कंसीडर की जाती हैं एज कंपेयर टू जॉबलेस औरतों के। हायर एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद बेटर सेल्फ स्टीम। तो ये जो हायर एजुकेशन है उनको हम बेटर सेल्फ स्टीम के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पढ़ी लिखी औरत जो शहर में रहती हो और एक गंवार औरत किसी गांव में रहती हो, तो जब दोनों एक ही मॉल में शॉपिंग करने आएंगी तो दे विल सी अ डिफरेंस इन देयर सेल्फ स्टीम, के वो डिफरेंस फेस करेंगी, क्योंकि जो सर्विस है वो डिफर करेगी। जाहिर सी बात है, वे ऑफ टॉकिंग हो गया या ड्रेसिंग स्टाइल हो गया वो चेंज होगा, और फिर जो नॉलेज है लिटरेसी और लिटरेसी का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरह मेल भी ये चीज़ें फेस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फीमेल को एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। मोस्टली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज इन प्यूबर्टी आफ्टर एडोलसेंट एंड यंग। जब हम छोटे बच्चे होते हैं या छोटे होते हैं तो हम ये चीज़ जो सेल्फ स्टीम होती है हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन पर हम फोकस नहीं करते हैं। लेकिन जब हम प्यूबर्टी स्टेज पर पहुंचते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, और मोस्टली जो डिस्क्रिमिनेशन हम फेस करते हैं वो इसी स्टेज प्यूबर्टी की स्टेज पर हम फेस करते हैं। तो लिहाजा ये है कि इस स्टेज में आकर हमें वी बिकम कॉन्शियसली अवेयर, कि हम कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से, सेल्फ स्टीम के कॉन्सेप्ट से, सेल्फ रेस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट से, सेल्फ कॉन्सेप्ट से। तो हम रिएक्टिव भी होते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो हम इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ रेस्पेक्ट पर फोकस नहीं करते। और डिस्क्रिमिनेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं ना सिर्फ हमारी फिजिकल पर बल्कि साइकोलॉजिकल वेलबींग पर भी फ़र्क पड़ता है। इसीलिए जो है ना, अगर डिस्क्रिमिनेट हम किसी को करेंगे तो एक वो मेंटल स्ट्रेस में रहेगा जो कि ठीक नहीं है, फिर उसकी फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी ठीक नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि हम किसी भी स्टेज पर कोई भी जेंडर हो, स्पेशली हमारे केस में कि जहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट्स दोनों जेंडर्स को पढ़ा रहा हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो स्टूडेंट पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस में के लिए सही नहीं है। नाउ सोशल कंपैरिजन करेंगे, हम किस तरह खुद को एवेल्युएट करते हैं। हाउ डू वी एवेल्युएट आवर सेल्फ एंड डिसाइड वेदर वी आर गुड और बैड इन वेरियस डोमेन। तो व्हाट आर द बेस्ट एंड वर्स्ट ट्रेड्स आर, एंड हाउ लाइकेबल वी आर टू द अदर्स। हमको दूसरे लोग कैसे पसंद करते हैं या कितना पसंद करते हैं हम। हाउ वी थिंक एंड फील अबाउट अवर सेल्फ विल डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन वी यूज। कि हम कैसा सोचते हैं और कैसा फील करते हैं खुद के बारे में, क्या सोचते हैं खुद के बारे में, क्या सोच फील करते हैं, ये डिपेंड करता है उस कंपैरिजन पर। और ये जो कंपैरिजन है ये दो तरह का है। ये दो तरह के तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, दो वेज हैं जिनसे हम खुद को कंपेयर करते हैं, खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सोशल कंपैरिजन की थ्योरी हमें ये बताती है कि हम
सोसाइटी में खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं और ये कंपैरिज़न या तो डाउनवर्ड कंपैरिज़न होता है या तो अपवर्ड कंपैरिज़न होता है। और फिर सेल्फ एवोल्यूशन मेंटेनेंस मॉडल को भी हम देखेंगे। ये देखें, पहली तस्वीर में देखें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। अब इसमें एवरीबॉडी इज़ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। ये आइडिया स्टूपिड है कि देखें कि हम सबको एक ही तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। हर किसी की एबिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरह सोसाइटी में लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वो उसे जो उन ये जो कोर्ट में खड़ा हुआ है, लग तो विलियम शेक्सपियर रहा है, तो उससे वो कुछ ना माँगने के लिए आए हैं। तो लिहाज़ा ये जो कंपैरिज़न है ये क्या है? डाउनवर्ड कंपैरिज़न है। तो ये डाउनवर्ड कंपैरिज़न की एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि ये जो ये जो देने वाला है, वो इन लोगों को देखे तो उसके ज़हन में ये आना चाहिए कि मैं इनसे बेहतर हूँ। मैं इनसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं इनको दे रहा हूँ। मैं अच्छी पोज़ीशन में हूँ, अच्छे स्टेटस में हूँ और शुक्र अदा करना का चाहिए। और इसी तरह ये डाउन अपवर्ड कंपैरिज़न भी है। देखें कि ये जो माँगने वाले हैं, वो देखें कि उनके पास नहीं है और उसके पास है, तो ये 2 तरह का कंपैरिज़न हो सकता है। तो सोशल कंपैरिज़न जो थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है कि people compare themselves to the others because for many domains and attributes there is no objective yardstick to evaluate ourselves against other people are therefore highly informative। कोई सब ऑब्जेक्टिव यार्ड नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, ये चेंज होता होता रहता है, यानी कि सब्जेक्टिव है। ये वेरी करता है लोगों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह या एक बंदे से दूसरे बंदे तक ये वेरी करता है। इसको हम कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव यार्डस्टिक है, ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक नहीं है। कि लोग जो है ना वो कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों के साथ। बस सोशल कंपैरिजन में क्या है कि लोग खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और ये कंपैरिजन कोई फिक्स नहीं होता है कि बस इसी एक एंगल में वो कंपेयर करेंगे। कोई यार्डस्टिक उसकी कोई फिक्स नहीं है बल्कि वो सब्जेक्टिव होता है। जैसे मिसाल के तौर पर साजिदा इज़ ये जो डाउनवर्ड कंपैरिजन है, सॉरी, डाउनवर्ड कंपैरिजन क्या है कि हम खुद को कंपेयर करते हैं लेस कॉम्पिटेंट के साथ या इंफीरियर के साथ हम कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर साजिदा इज़ मोर कॉम्पिटेंट देन निम्रा। साजिदा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है निम्रता से। अब इसमें देखें कि साजिदा खुद को कंपेयर कर रही है निम्रता के साथ। ज़ाहिर सी बात है अब दोनों के दरमियान में क्विज़ रखा जाएगा तो कौन जीतेगा? साजिदा जीतेगी। और इसी तरह जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा हो 10 साल का और एक आदमी हो 30 साल का और दोनों फुटबॉल में खेल रहे हों या बास्केटबॉल में दोनों का मैच हो, तो ये जो डाउनवर्ड कंपैरिजन है यानी जो बड़ा है वो डाउनवर्ड कंपैरिजन करेगा और वो देखेगा कि ये बच्चा है, एक तो एज की और दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसकी हाइट हो गई, ये सारी चीज़ें वो कंपेयर करेगा उसके साथ और फिर वो खुश हो जाएगा कि मैं इससे तो जीत जाऊँगा। ये उसने क्या किया बेसिकली छोटे बच्चे को देखकर डाउनवर्ड कंपैरिजन किया। तो इसी तरह वीक को देखकर जो कंपेयर करते हैं और फिर हम कहते हैं कि भई मैं इससे जीत जाऊँगा, मैंने इससे ज़्यादा मार्क्स ले लेनी है। वो वो हम इस वजह से करते हैं कि हमें पता होता है कि वो वीक है। और दूसरा जो है अपवर्ड कंपैरिजन क्या है? हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन जिसके साथ हम क्या कंपेयर करते हैं वो सुपीरियर होता है। जैसे मिसाल के तौर कॉम्पिटिशन बिटवीन निम्रता एंड साजिदा। साजिदा और निम्रता के दरमियान में कॉम्पिटिशन हो तो निम्रता क्या कहेगी कि कौन जीतेगा? जी शिवानी। शिवानी। डाउनवर्ड वाला या अपवर्ड वाला? हाँ, अपवर्ड वाला। अपवर्ड वाला ये है कि हम कंपेयर करते हैं खुद को सुपीरियर के साथ। किसके साथ करते हैं? सुपीरियर के साथ करते हैं, इंफीरियर के साथ नहीं। इंफीरियर के साथ नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर
हम नॉलेज वाइज से कंपेयर करते हैं, स्टूडेंट को टीचर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टीचर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, सब्जेक्ट को कंसीडर करें, स्टूडेंट के पास कम होती है ना। लेकिन हम ये एक एक ऐसा क्विज रखते हैं जिसमें एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, दोनों एक ही क्विज करेंगे। तो ये जो क्विज हम करेंगे ना, ये जो कंपैरिजन होगा रिजल्ट का, जो रिजल्ट नतीजा निकलेगा, वो कौन सा वाला कंपैरिजन होगा? ये अपवर्ड वाला कंपैरिजन होगा, कि स्टूडेंट खुद को देख रहा है कि मेरा कंपटीशन किसके साथ है? सुपीरियर के साथ। ऐसे ही जैसे हमारे एक गली का बास्केटबॉल प्लेयर जो है ना, वो खुद को कंपेयर करे किसके साथ? मेसी के साथ या रोनाल्डो के साथ। कहे भाई आप तुम्हारा कल मैच है रोनाल्डो के साथ, तो कहेगा यार मुझे मरवा दिया, वो भाई कितना बड़ा सुपरस्टार है और मेरी उसके साथ कैसे हो सकती है? ये मैच तो ठीक नहीं है, ये कंपैरिजन तो ठीक नहीं है, ये होगा अपवर्ड कंपैरिजन। ठीक है ना। और डाउनवर्ड कंपैरिजन क्या होगा? जब आप मेसी को कहें कि भाई हम कंदकोट का एक लड़का है, वो गलियों में फुटबॉल खेलता है, उसके साथ तुम्हारा मैच है, तो मेसी कहेगा ओ मैं इसको तो उड़ा के रख दूंगा, ये मेरे मुकाबले में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये होगा डाउनवर्ड कंपैरिजन। अब सवाल है आपसे, कंपटीशन बिटवीन निमरता, पहले केस में हम देखेंगे साजदा इज मोर कॉम्पिटेंट देन निमरता, साजदा ज्यादा कॉम्पिटेंट है, निमरता कम है। अब हम कंपटीशन करवा रहे हैं निमरता और साजदा के दरमियान में, तो कौन जीतेगा? साजदा जीत जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने साजदा को ज्यादा कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया ना, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है, उसके पास नॉलेज ज्यादा है। तो अब हम देखें कि अगर निम्रता की नजर से हम देखें, ले सपोज कि आप निम्रता हैं, आप तो देखेंगे ना साजदा को, तो जब आप साजदा को देखेंगे आगे में से साजदा तो बहुत कॉम्पिटेंट है, मैं तो हार जाऊंगी, तो ये क्या कहलाएगा? अपवर्ड कंपैरिजन। ठीक है। लेकिन अब आप सोचें कि दिया साजदा है, ठीक है, अब दिया जो है वो कहती है कि मेरा कंपटीशन जो है वो शिवानी यानी निम्रता से है। तो अब दिया बेसिकली क्या कर रही है, कौन सा कंपैरिजन कर रही है? डाउनवर्ड कंपैरिजन कर रही है। नहीं, डाउनवर्ड। जब जब कॉम्पिटेंट बंदा बेटा सुने ना, बस इतना समझे, जब कॉम्पिटेंट बंदा अपना कंपैरिजन इनकॉम्पिटेंट के साथ करे, कॉम्पिटेंट बंदा अपना कंपैरिजन इनकॉम्पिटेंट के साथ करे, तो फिर डाउनवर्ड कंपैरिजन। और जब इनकॉम्पिटेंट बंदा, अब हमने इनकॉम्पिटेंट को पहले रखा, जब इनकॉम्पिटेंट बंदा अपना कंपैरिजन किसके साथ करे? कॉम्पिटेंट बंदे के साथ, कॉम्पिटेंट बंदे के साथ, तो वो होगा अपवर्ड। अब ये देखें सेल्फ एवल्यूएशन मेंटेनेंस मॉडल क्या है, कि वी डिस्टेंस अवर सेल्फ फ्रॉम अदर्स हु परफॉर्म बेटर देन वी डू। अब हम क्या करते हैं कि हमसे ज्यादा जो कॉम्पिटेंट होते हैं, हम उनसे दूरी रखते हैं, उनसे भागते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो कंपटीशन होगा निम्रता और साजदा के दरमियान में, तो निम्रता क्या करेगी? कंपटीशन को अवॉइड करेगी साजदा के मुकाबले में, अगर वो साजदा के अगेंस्ट में हो, बिकॉज निम्रता नोज दैट साजदा इज बेस्ड इन हर एरियाज। साजदा क्योंकि बेस्ड है, तो इस वजह से निम्रता जो है उससे अवॉइड करेगी। बेटा ये जो सेल्फ एवल्यूएशन मेंटेनेंस मॉडल है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि शिवानी, एक जॉब एडवर्टाइजमेंट आई है, उसमें शिवानी भी अप्लाई कर रही है, उसमें लेट सपोज के और कौन है हमारे पास, भूमिका भी अप्लाई कर रही है। तो जब भूमिका को पता चलेगा कि शिवानी अप्लाई कर रही है, बेटा हेलो, हाँ, तो जब भूमिका को पता चलेगा कि शिवानी अप्लाई करी जॉब में,
तो वो अप्लाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक कॉम्पिटेंट बंदा ऑलरेडी अप्लाई कर रहा है, लिहाजा मैं वहां पर अप्लाई नहीं करूंगा। तो ऐसे ही हम करते हैं ना कि जब हम अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि भाई हमारे कंपटीशन में कौन है, पहले कॉम्पिटिटर को देखेंगे, उसके बाद फिर हम कंपैरिजन करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। तो लिहाजा ऐसा होता है। मेरा एक दोस्त है, जब मैं अप्लाई करता था, जैसे पब्लिक स्कूल में अप्लाई किया या कहीं पर टीचिंग के लिए, तो वो मुझसे पूछता कि था कि तुमने अप्लाई किया? तो मैं कहता था कि हाँ मैंने अप्लाई किया है। तो कहता बस मैं अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहता नहीं बस भाई वो जॉब तुम्हें मिल जाएगी, फ़ायदा क्या, ये 1000 भी बच जाएगा मेरा। तो ये है सेल्फ एवल्यूएशन मेंटेनेंस मॉडल। इसमें वी डिस्टेंस अवरसेल्फ फ्रॉम अदर्स हु परफॉर्म बेटर देन अस। जो हमसे बेहतर परफॉर्म करते हैं हम उनसे दूरी अख्तियार करते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ एवल्यूएशन मॉडल जो है। तो दो तरह का कंपैरिजन हम करते हैं। बस ये इसका आखिरी टॉपिक है, सेल्फ सर्विंग बायस और अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म तो हम पढ़ कर आए हैं। तो बायस क्या है? मीन्स a strong feeling in favor of or against one group of people। किसी एक ग्रुप के साथ फेवर वाली फीलिंग रखना और किसी एक ग्रुप के साथ अगेंस्ट वाली प्रिजुडिस वाली फीलिंग रखना, ये बायस कहलाता है। और वन साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी भी ग्रुप को एक साइड के आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करना, नॉट ऑफन बेस्ड ऑन फेयर जजमेंट। नॉर्मली ये होता है कि हमारे ग्रुप के लोग हार रहे होते हैं तो हम अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वोटिंग की बात हो या आर्ग्यूमेंट्स में। तो वो जो जो जजमेंट्स होती है वो हमारी फेयर नहीं होती है। जब हमारी जजमेंट्स फेयर नहीं होंगी तो हम बायस बन जाएंगे ना। तो लिहाजा बायसनेस क्या है कि फेवर में होंगे या अगेंस्ट में होंगे। अगर फेवर में होंगे तो हमारी जजमेंट फेयर नहीं होगी, और अगेंस्ट भी होंगे तो हमारी जजमेंट फेयर नहीं होगी। हालांकि इंसाफ ये है कि कहें कि भाई ये बंदा ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसके क्योंकि अगेंस्ट में तो हम कहेंगे ये ठीक नहीं है, तो वो भी जजमेंट क्या होगी? फेयर नहीं होगी। तो जो है ना, फेयर जजमेंट का होना ज़रूरी है। लेकिन अनबायसनेस हो तो, जब बायस हो जाते हैं तो हमारी जजमेंट्स फेयर नहीं रहती। तो उसमें ये जो एक ट्रेंड पाया जाता है सेल्फ से रिलेटेड, क्योंकि हम सेल्फ को पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेल्फ सर्विंग बायस पाया जाता है। ये एक तरह की टेंडेंसी है जिसमें हम क्या करते हैं, हर पॉजिटिव आउटकम का जो नतीजा निकलता है, हम जो पॉजिटिव आउटकम निकलता है उसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं। अगर हमने चाहे वो किया भी ना हो, लेकिन हम देखेंगे कि भाई ये इसका पॉजिटिव आउटकम निकला तो हम उसका क्रेडिट ले लेते हैं। और फिर अगर नेगेटिव आउटकम निकले तो हम दूसरों पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर दिया ने जो है भूमिका को की प्रिपरेशन करवाई एक एग्जाम के लिए। जब भूमिका पास हो गई तो दिया कहेगी कि मैंने उसको तैयारी करवाई थी, ये मेरी तैयारी की वजह से पास हुई है। अब क्योंकि वो पास होगी तो क्रेडिट लेना शुरू करेगी। और जब दिया ने भूमिका को प्रिपरेशन करवाई और भूमिका फेल हो गई, और जब हम पूछेंगे भूमिका से आप कैसे फेल हो गई, तो कहेगी कि सर इसने मुझे तैयारी करवाई थी, पता नहीं कॉन्सेप्ट रिलेवेंट थे या नहीं थे। तो फिर दिया कहेगी नहीं ये इसको खुद नहीं आता, इस तरह के अब वो ब्लेम लगाना शुरू कर देगी ताकि वो इस चीज़ से निकल जाए। अब दोनों सूरतों में क्या है, सेल्फ सर्विंग बायस हो रहा है। चाहे वो क्रेडिट ले या उस पर ब्लेम लगाए, दोनों पोजीशन में वो वही जीत रही है। ब्लेम लगाकर भी वो जीत गई, यानी कि वो ब्लेम से निकल गई, और इसी तरह अगर वो जीत गई तो जाहिर सी बात है वो पास हो गई तो उसका क्रेडिट भी वो ले ली और अपनी तरफ कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट नहीं किया। मिसाल पॉजिटिव में क्या हो सकता है, आई पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं, जब पास हो जाते हैं तो कहते हैं कि सर मैंने बहुत मेहनत की थी, और जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं सर आपने चेकिंग ठीक से नहीं की है, या फिर आपने चेकिंग बड़ी सख्त की है ना। तो many of us show our above average effect। We think we are better than average person on almost every dimension imaginable। कोई भी डायमेंशन आप इवेज करें ना, तो हर इंसान में ये इफेक्ट पाया जाता है, अबव एवरेज वाला। वो वो खुद को किसी न किसी इंसान से बेहतर जरूर समझता होगा।
अगर वो कॉम्पिटेंट से खुद को बेहतर ना समझता हो तो कम से कम वो एवरेज वाले से खुद को बेहतर समझता ही होगा, या बिलो एवरेज वाले से वो खुद को समझता ही होगा। जैसे कि अगर वो डफर होगा ना तो वो कहेगा कि कम से कम मैं इस डफर जैसा नहीं हूँ। तो ये कहलाएगा अबव एवरेज इफेक्ट। बेटा ऑप्टिमिज्म, ये जैसे कि हम पढ़ कर आए थे, a feeling that good things will happen and that something be will be successful, the tendency to have this feeling, ये इस तरह की टेंडेंसी होना हमारे हमारे बिहेवियर में, इस तरह की फीलिंग होना, इसका ऑप्टिमिज्म, कि हम कहते हैं कि सारी पॉजिटिव चीजें मेरे साथ ही होंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिमिज्म में अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा करते हैं। और ये क्या है, एक टेंडेंसी है लोगों में कि वो बिलीव करते हैं कि वो नेगेटिव एक्सपीरियंस करेंगे, नेगेटिव इवेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे। वो सोचते हैं कि ज़्यादातर वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं और उनकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये भी एक तरह का बायस है, ऑप्टिमिज्म, अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, ये भी एक तरह का बायस है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई पढ़ रहा है तो वो कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे नौकरी ज़रूर मिलेगी, हो सकता है ना मिले, लेकिन वो कहेगा कि मुझे नौकरी ज़रूर मिलेगी क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। और जैसे कोई बाइक तेज चलाता है ना, वो कहता है कि देखो, मैंने जितनी मरतबा भी कटे मारी है ना तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो लिहाजा मुझे मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि उसके साथ पहले नेगेटिव इवेंट्स नहीं हुए। तो लिहाजा वो ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है और फिर वो कहता है कि मेरे साथ कुछ कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। जी बेटा बोलो। जी रियाज। हाँ वो अभी मैं भेजता हूँ, बस ये मुकम्मल मुकम्मल हो, ये अभी भेजता हूँ। जी बेटा, अभी ये देखें कि ये वाले जो इसमें इस चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स हैं, काजेज, इफेक्ट्स, क्यूर्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वाला एक पूरा चैप्टर है, इसको हम इंशाल्लाह ये छठे चैप्टर में ये चीजें, स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का ये पूरा जो चैप्टर है उसको हम वहां पर कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया, अभी मुकम्मल हो गया। बेटा अभी मैं, जी जी